थैंक यू सो मच कि आप सब लोग यहाँ आए और आप लोगों ने ज्वाइन किया और अपना टाइम निकाला इसके लिए। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं एक कैंपेन रन कर रही हूँ जो कि बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर है। तो मेरा इस मेंटल हेल्थ इश्यूज पे काम करने का बेसिक मकसद कौन सा है, वो ये कि जो एक स्टिग्मा होता है उसको ब्रेक डाउन करना। और स्टिग्मा है क्या? स्टिग्मा ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है, तो वो उसको बताने से घबराता है। ये बेसिक एक स्टिग्मा है। वो बताने से घबराता है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और वो बात बताने को तैयार नहीं है। ठीक है, जब तक अपनी मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेगा, लाइक किसी को अपने बारे में बताएगा नहीं कि व्हाट ही इज लाइक फीलिंग, और वो जो भी महसूस कर रहा है तो वो बताएगा नहीं, तो वो फिर उसके सॉल्यूशन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह तो बहुत दूर की बात हो जाती है ना। सो बेसिक फर्स्ट जो मेरा स्टेप है इस पूरी कंपेन को रन करने का और कुछ नया करने का और किसी की आवाज बनने का, तो वो ये है कि हम इस स्टिग्मा को ब्रेक डाउन करें कि हम इतना परेशान रहना शुरू कर देते हैं, अपनी बात शेयर नहीं करते और ये समझते हैं कि हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। और जाहिर सी बात है तो ऐसा होता भी है कि बहुत सारे लोग जिनको लाइक अपनी बात बताना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते और उनकी जो मतलब कि मेंटल हेल्थ सिचुएशन है पूरी की पूरी वर्स चली जाती है, बहुत खराब हो जाती है। द सेकंड थिंग इज कि जो लोग अपनी बात को शेयर कर भी लेते हैं, लाइक अपने दिल पे वो रख के बात शेयर कर लेते हैं किसी के साथ, लेकिन उसकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। कहा जाता है क्या है, तुम पागल हो, तुम इस तरह की बात कर रहे हो, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। उसकी मेंटल हेल्थ सिचुएशन को जो है ना, लाइक हम पहला वर्ड ही पागलों से हम स्टार्ट कर देते हैं, बजाय कि हम इसके ऊपर पूरी तफसील से सोचें या फिर उसको एक इम्पोर्टेंस दें और एक इशू समझें। इसके बावजूद मतलब ना बस ऐसे कह देते हैं कि तुम पागल हो, तुम क्या कह रहे हो। तो इस तरह की चीजें हम स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड एक और जो चीज है कि हम साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो समझ लो एक ऐप समझते हैं ना, कि वहां हम चले गए ना तो हमारा तो सारा काम खराब हो जाएगा और हम वहां जा नहीं सकते। अगर वहां चले गए तो हम पे एक स्टैंप लग जाएगी। तो वो जो स्टैंप है ना, वो आज हमने इस जो ये जूम की मीटिंग अरेंज की है ना, इसके थ्रू वो खत्म करने की पूरी कोशिश करनी है। सो अभी जो है ना हम लोग ये मतलब ये मैंने जो मीटिंग स्टार्ट की है, तो हम इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं इन दोनों को हम कवर करेंगे। ये जो मीटिंग हमने अरेंज की है इसके अंदर हम एक तो चीज करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम लोग ये जो स्टिग्मा है इसको फिनिश करें। लाइक अगर हम पूरी जाहिर सी बात है एक मीटिंग से हम पूरी सोसाइटी के अंदर से तो स्टिग्मा फिनिश कर नहीं सकते। तो जो फर्स्ट स्टेप हमने वो करना है वो ये है कि हम पूरी लाइक इतने यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो लोग इसमें कन्वर्सेशन में हैं और पार्ट लेने आए हैं, कुछ कुछ ना कुछ जानने आए हैं, कुछ कुछ नया करने आए हैं, किसी चाहत से आए हैं, तो ये लोग जो है ना कम से कम अपने अंदर एक इस तरह की चीज पैदा कर लें और कि ये अपने अंदर से ही स्टिग्मा खत्म कर लें। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं कि जब मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की ना, तो जस्ट आई वाज लाइक ठीक है, काम है, यूनिवर्सिटी की तरफ से है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, काम करना है, कर लूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पे काम करती गई, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इंटरेस्ट क्या डेवलप हो गया, मैं मजबूर हो गई इस पे काम करने के लिए, लाइक वाकई में क्योंकि मुझे इस तरह के मैसेजेस आना शुरू हो गए। लाइक अभी मैंने जस्ट कैंपेन रन करना स्टार्ट किया, मैंने एक फेसबुक पेज बनाया, मैंने जस्ट ट्विटर का अकाउंट बनाया और यकीन माने कि मुझे लोगों ने टेक्स्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं मेंटल हेल्थ इशू से 2-4 हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी कोई फैमिली मतलब मेरी जो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, या मैं किसी से बात शेयर नहीं कर सकती। और एक ने तो मुझे ये कहा, लाइक शी वाज माय सीनियर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और उसने मुझे टेक्स्ट किया एंड शी सेड कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ना मेल फ्रेंड है ना फीमेल फ्रेंड है, और मैं जो हूँ ना मेंटल हेल्थ इशू से 2-4। सो आई वाज जस्ट शॉक्ड कि यार ये तो इतनी हंसती मुस्कुराती रहती है और फिर भी ऐसे कह रही है। फिर उसके बाद कई लोगों ने इस तरह से मुझे बात करना शुरू की और वो समझ रहे थे कि लाइक मैं कुछ करूंगी इसके बारे में। फिर जब लोगों की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई और उसके अलावा जब मैंने देखा कि लोग वाकई में सफर कर रहे हैं और बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज कि लोग बात करने से घबराते हैं, लोग बात शेयर नहीं कर पाते। जब तक वो अपनी दिल की बात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो हाउ इज पॉसिबल कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन हम निकालेंगे ना। अच्छा, बिफोर कि हम लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि हम क्यों ना अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना स्टार्ट करें। कम से कम हम अपने अंदर से ये स्टिग्मा जो है ना वो खत्म करें। अच्छा, आप एक चीज नोट करें कि ये जो हम यहाँ पे सब लोग हैं, ठीक है, तो आप में से कितने लोग इस वक्त ये सोचेंगे
कि मैं जो सा हूँ ना अभी क्या करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करें कि आप लोग जो सा है ना किसी न किसी प्रॉब्लम में शिकार है, मतलब ठीक है, और आप लोग डिप्रेस्ड हैं इस वक्त। तो आप एक दफा नजर दोहराएं अपने, मतलब माइंड में पूरा सोचें कि कोई एक शख्स ऐसा होगा जो आपकी हेल्प करे, कोई एक शख्स जिससे आप सोचें कि भाई मैं उसको जो सा ना टेक्स्ट करूंगा या करूंगी तो मुझे ना फौरन से आंसर मिलेगा, मैं उससे अपनी मेंटल हेल्थ सिचुएशन के बारे में बात करूंगी या करूंगा तो मुझे जो सा ना वो रिप्लाई करेगा और वो जो सा है मुझसे ना बात करेगा और मेरी सिचुएशन ना, मतलब कि जो वर्ड्स आ रही ना वो बिल्कुल सही होने वाली। सोचें सोचें कोई है ऐसा, लाइक कोई फैमिली, कोई वाइफ होगी किसी की, किसी के कोई हस्बैंड होगा, या फिर किसी का कोई फ्रेंड होगा या होगी, या कोई भी सांस है। अच्छा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें से मतलब जितनी कन्वर्सेशन में यहाँ पे जो लोग हैं मीटिंग में, सो इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिसके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होगा, या कोई एक टाइम आया होगा जब उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होगा, या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके थ्रू वो बात कर सके। एक दफा फिर सोचें, था ऐसा कभी हुआ? चलें अगर सपोज करते हैं कि आपका जो है ना ये सीन ऐसा नहीं था, मतलब आपके पास, आपको लग रहा था कि कोई आपके पास नहीं है लेकिन कोई ना कोई आपके पास था, ठीक है। एक दफा आप उनके बारे में सोचें कि, या अपने सोचें कि कभी आपके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, जस्ट इमेजिन, और जो है ना आपने किसी की बात शेयर करनी है तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सोचें एक मिनट के लिए। अब आप ये देखें, आप जो है ना वो अकेले नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई और है या नहीं है, आप अपने साथ खुद हैं। सो आप अकेले कभी नहीं हो सकते। तो आपकी कोई प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करे या ना करे, तो आपको अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी। ये जो स्टिग्मा है ना, ये आपने अपने अंदर से खुद फिनिश करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज फ्रॉम यू, ये आपसे स्टार्ट होता है कि आपने, दूसरों का स्टिग्मा तो हम बाद में फिनिश करेंगे ना, पहले अपना स्टिग्मा तो ब्रेकआउट करें कि जो ये हमारी मतलब सिचुएशन है वर्स्ट किस्म की, हम जिसमें दूसरों से बात नहीं कर पा रहे, दूसरों की बात समझ नहीं रहे, तो दूसरों की बात समझने से पहले बेहतर है ना कि हम अपनी बात खुद समझ लें। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि हमने अपनी बात खुद समझनी है और जो सा है उस पर काम करना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक म्यूजिक सुनाना चाहूंगी जिसके थ्रू आप लोग जो सा है ना उस सिचुएशन में जाएंगे और कुछ जो सा है जो बेहतर फील करेंगे। एक सेकेंड, मुझे लगता है अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग, कैन यू सी माई स्क्रीन? ओके, अगर आप लोगों को लग रहा है ना, लाइक अगर फॉर एग्जांपल इसमें से जितनी भी मीटिंग के अंदर लोग हैं इनमें से कोई कोई तो ऐसा होगा, या फिर बहुत सारे होंगे लेकिन बताने से घबरा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, जिनको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, जिनका होप खत्म हो गया होगा, उनको लगा होगा उनकी दुनिया लाइक बिल्कुल जो सा है वो बुरी तरफ जा रही है और उनके कोई मतलब की सिचुएशन वर्स जा रही है और वो बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज से दो चार होंगे। तो उनके लिए, स्पेशली उनके लिए मैं एक गाना प्ले करने जा रही हूँ, इसको सुनिएगा और उसके बाद हम बात
अच्छा, तो फिर अब अंदर से आवाज आ रही है कुछ, कुछ फील हो रहा है कि हाँ मतलब कि कोई और मेरे साथ हो ना हो, मैं तो खुद अपने साथ हूँ, ये वाली जो मैंने पहले बात की थी, थोड़ा सा ये फील हो रहा है। असल में क्या है कि हम दूसरों के मतलब बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और अपने लिए कुछ नहीं करते। सो जो भी आपको जो मर्जी बोले, यू लव योरसेल्फ, आप अपने आप से प्यार करते हो, लाइक आई लव माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ, मैं अपने आप को पसंद हूँ। सो ये जो सा कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज पहली है। अच्छा, अब आपने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिया तो आप अपनी केयर करोगे। जब आप अपनी केयर करोगे तो आप अपनी डिफरेंट आप सोचना शुरू कर दोगे अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में। सो अब आप अपने आप से प्यार कर रहे हो और आप अपने बारे में कुछ बेहतर सोचना चाहते हो। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कोई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी शख्स है, वो मेंटल हेल्थ सिचुएशन से गुजर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई भी, अगर आप में से कोई भी मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा है, लाइक उसको डिफरेंट इश्यूज हैं, लेकिन वो अपना उसको उसको फैमिली मेंबर्स पकड़ लेते हैं, उसकी फ्रेंड्स पकड़ लेते हैं, उसको ना साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सारे डॉक्टर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, पूरा मेडिकल स्टोर उसको खिला देते हैं, बेस्ट थेरेपी देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो तब तक सही नहीं हो सकता, तब तक वो रिकवर नहीं हो सकता, तब तक वो अपनी लाइफ में वापस नहीं आ सकता, जब तक वो खुद ना चाहे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप वो इंसान खुद हैं जो अपने लिए कुछ बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन कर सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम यू और फिर उसके बाद आगे जाता है। सो जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप अपने अंदर बेहतरी लाएं, आप लाइफ को जिए, आप इंजॉय करें, तब तक जो है ना ये सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। मैं बात करती हूँ अपनी कंपेन की, जब से मैंने अपनी कंपेन स्टार्ट की, मैंने आपको बताया कि जस्ट मैंने अभी अपना फेसबुक पेज बनाया, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया था, वी आर फेसिंग फ्रॉम दीस फेसेस, और अब मुझे हमें बताओ कि हम क्या करें। और मेरे पास कोई आंसर नहीं था, लिटरली मेरे पास कोई आंसर नहीं था, और उसके बाद से जो है ना मैंने उसके आंसर ढूंढना शुरू कर दिया। सो व्हाट आई डिड, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर दिए, मुझे स्टूडेंट्स मिले, मैंने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए, मुझे जो है मैंने हम लोग पार्क में गए, वहाँ पार्क में जाने के बाद वहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग आते, बिजनेसमैन भी हमें मिले, हमें एक ऐसा इंसान मिला जो वहाँ पे चिप्स बेचता था। सो वो जो है वो वहाँ पे चिप्स बेचने वाला जो है ना, उससे हमने बात की, और जब हमने उससे बात की तो ही टोल्ड उसके फैमिली में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और फिर मुझे ज्यादा एहसास होना शुरू, मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन होगी, मुझे अंदाजा नहीं था कि लोग इतना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मुझे कुछ इसके लिए करना होगा। सो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, हमने इंटरव्यू लिए, उनसे बात वगैरह की, तो जब मैंने उनसे बात करना शुरू की, तो मैंने ना क्या किया, उनसे पहले तो पूछा कि क्या वो लोग जो सा मतलब ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या नहीं, और उनका इस बारे में क्या ख्याल है। तो सब ने इसमें कहा कि यस दे आर पासिंग फ्रॉम दीस फेसेस। लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज हुई, मैंने उनके साथ उनसे पूछा कि आप अपने जब मेंटल इश्यूज से मतलब दो चार होते हैं, या एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी आपके हैं, उनसे गुजर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने ये मतलब अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो साथ में शेयर की, और मुझे उनकी बहुत पसंद आई, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मतलब रिकवर होना शुरू हो जाए, उनको एक ना पॉजिटिव फैक्टर मिल जाए कि वो अपने डिप्रेशन से ना कुछ पॉजिटिव कर सके। सो मैं इस बात के बाद में आती हूँ, पहले मैं बताती हूँ कि उन्होंने आंसर्स क्या दिए। उन्होंने आंसर ये दिया कि ही सेड एक शख्स था, ही सेड कि वो अल्लाह ताला से मतलब कि रुजू करता है, और वो जो है ना अल्लाह ताला पे बिलीव करता है, सो वो अपनी परेशानियां अल्लाह ताला को बता देता है, और मेरी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो थ्रू प्रेयर्स अपने आप को सेटिस्फाई करता है। द नेक्स्ट थिंग इज, एक और शख्स से हमारी बात हुई, एंड उसने ये कहा, वो नहीं बल्कि लड़की थी वो, तो शी सेड कि मैं ना उस जो प्रॉब्लम होती है ना उसकी जड़ तक जाती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई कैसे है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ना ऑटोमेटिकली मेरा सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन भी निकल आता है, और दूसरी चीज ये कि मेरा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो भी होता है ना वो फिनिश हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ताकि उसका ईजी हो जाए सारा काम। फिर एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग थी,
मेरी किसी से बात हुई एंड लाइक शी वाज माय कजन, मतलब शी इज माय कजन, तो शी सेड कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं ना रनिंग करती हूँ, तो जब मैं रनिंग करती हूँ ना तो मेरा सारा स्ट्रेस जो है ना वो दूर हो जाता है। सो उसने ना एक मतलब स्क्रीनशॉट सेंड किया जिसके ऊपर मैप बना हुआ था और 21 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन 21 किलोमीटर जो है वो उन्होंने रन किया। तो शी सेड कि मैं इतना ज्यादा जो है ना मतलब मैं रन करती हूँ और मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि लोग अपनी लाइक फिजिकल हेल्थ भी से इम्प्रूव हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, तो जिससे जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपको गाना सुनाया पीछे प्ले किया, उससे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताती हूँ। मेंटल हेल्थ इश्यूज जब होते हैं ना तो इंसान ऐसी बातें परेशान गमगीन सा हो जाता है, लेकिन ना इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके पॉर्स भी हैं कॉन्स भी हैं। अगर एक इसका फायदा है ना तो उसका नुकसान है। अगर जो फायदा आप सोचोगे कि डिप्रेशन का क्या फायदा होगा। अच्छा, मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ डिप्रेशन का क्या फायदा होगा। तो एक दफा ना बैकग्राउंड पे जाते हैं, जब आपके पेपर्स हो रहे होते हैं, जब आपका नेक्स्ट डे पेपर होता है, तो ये मुझे सच सच बताएगा, हमें से कोई बताना चाहता है किस किस को बहुत जबरदस्त किस्म के ना लाइक आइडियाज माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, बहुत मजे के आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, और वो उससे चाहे पेपर से रिलेटेड हो ना हो, किसी और चीज से रिलेटेड होंगे। तो बंदा बिजनेस के बारे में स्टार्ट कर देता है सोचना, कोई बुक के बारे में बंदा सोचना स्टार्ट कर देता है कि मेरी जो बुक है ना वो मैं बुक लिखूंगा, लाइक मेरे साथ उस तरह का होता है, आई डोंट नो आप लोगों का क्या होता है, या फिर मैं इस तरह से करूंगा। तो वो जो परेशानी के आलम में जो इस तरह के लाइक जहन में चीजें आती है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होती है। मैं तो उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। सो जब आप लोगों को डिप्रेशन होता है ना, तो डिप्रेशन के अंदर से लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। कोई बंदा सोच रहा होगा मतलब कि कोई, अब इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तो वो लोग जो दुनिया को जिस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे होते हैं ना, उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, उनकी जो डायरेक्शन है ना वो डाइवर्ट हो जाती है, वो किसी और तरफ चली जाती है। समटाइम्स वो ज्यादा ही दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन समटाइम्स जब वो उनकी डायरेक्शन जा रही होती है ना, तो वो अपनी थॉट्स को कंट्रोल करते हुए अपनी डायरेक्शन को किसी और तरफ ले जाते हैं। वो यहाँ होते हैं ना, यहाँ वो यहाँ चले जाते हैं, वो कुछ बन जाते हैं। आपने बहुत सारे मशहूर लोगों का नाम सुना होगा, माइकल जैक्सन इज वन फ्रॉम देम, कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से दो चार हुए, डिप्रेशन एंजाइटी आप जो भी नाम देना चाहें, उनसे वो गए। उसके बाद उन्होंने जो है ना अपनी लाइफ में अपने जो वो डिप्रेशन था ना उसको यूज करते हुए, लाइक अपनी उस सोच को, अपने थॉट्स को यूज करते हुए कुछ ऐसा करके दिखा दिया कि उनका नाम कई कई सदियों तक रहा। लाइक अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइक मेंटल हेल्थ सिचुएशन से जब वो गुजर रहे होते हैं तो अपनी थॉट्स को अपनी डायरेक्शन दे देते हैं, और उसके बाद वो कुछ जो है ना कुछ चेंज ले आते हैं वर्ल्ड में। लाइक वो अपने स्किल्स में ही काम करना शुरू कर देते हैं और वो जो है ना डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो स्केचिंग करना स्टार्ट करते हैं, और उनका आर्ट जो है ना वो फिर वो आर्ट नहीं रहता, वो मतलब कि वो बहुत जबरदस्त चीज बन जाती है। सो अपने माइंड में चीज होती है ना, वो उसको कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं उससे। तो उससे क्या होता है, एक तो उनके डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। द सेकंड थिंग इज, उनके डिप्रेशन तो कम होना शुरू हो गया, लेकिन उसकी जो वो उनकी थॉट्स थी ना, उन्होंने आगे उसको निकाल दिया, लाइक उसको प्रेजेंट कर दिया, तो उन्होंने कुछ नया ही कर दिया। अच्छा, आई वुड लाइक टू से लाइक अबू बकर जो सा इसमें ऐड करना चाहती हूँ, और वो उसने कुछ एग्जांपल्स देनी है, तो आई जस्ट वांट टू से अबू बकर। जी जी हेलो। वो जो सॉन्ग था ना, आप उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ कि व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। जी जी वो एक ओरिजिनल सॉन्ग था, रेक्सा का, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। बेसिकली उसमें एक बात हो रही है, आई एम अ मेस। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इसमें जो मेस की बात हो रही है, एक पर्सन, वो कौन सी स्टेज आती है किसी की लाइफ में कि जब पर्सन सोचना शुरू कर देता है कि दैट आई एम अ मेस? कोई कोई गेस, मतलब किसी का के पास कोई आइडिया हो कि मैं एक मेस हूं, कि मैं एक कंपोज्ड एक सब्सटेंस नहीं हूं, मैं एक मेस हूं, वो कब स्टेज आती है? अबू बकर, आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में बोलना चाह रहा हूँ, बट मेरे ख्याल में जब आप 30 ईयर्स को क्रॉस करते हैं ना, तो नॉर्मली दिस इज द फीलिंग कि यू आर अ मेस। ठीक, क्योंकि आपसे कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही होती और आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड बड़े साल लग जाते हैं, देन यू रियलाइज कि यार ये सारी चीजें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, आई नीड टू लिव विद देम। सो
Well, different stages हो सकती हैं. Some people reach this brink very early in age, and some people it takes years for them to reach this place. So one can be a mess at any given age. जी, ऐसा है कि एक ब्रांच है मेंटल इलनेस की जिसे जिसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर. अच्छा, इसमें होता ये है कि जो एक पर्सन होता है उसकी थॉट प्रोसेस इस तरीके से बिल्ट होना शुरू हो जाती है कि जो उसका वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं सोच रहा था, उसके जहन में दो पोल्स बन जाते हैं. फर्ज कर लेते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. ठीक, अब होता यह है कि उसके एक पोल पर जब जाता है वो एक पोल के बारे में सोचते हैं, एक पोल के अराउंड जब उसकी थॉट्स जाती हैं तो उसकी सेट ऑफ थॉट्स कुछ होती हैं, उसके रिजल्टेंटली उसके सेट ऑफ एक्शंस कुछ होते हैं, उसकी वजह से उसकी लाइफ की रियलिटी कुछ होती है. वो एक एपिसोड होती है जो कि 5 या 6 दिनों तक चलती है. ठीक हो गया इस डिसऑर्डर में. उसके साथ जब 5-6 दिनों से उस एपिसोड से निकलता है और जब दूसरे पोल की तरफ आता है, उसकी एक नई एपिसोड शुरू होती है, तो सेट ऑफ थॉट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं और वो और एक्सट्रीम किस्म के जो है ना वो थॉट्स सोचना शुरू कर देता है. ओके, अब उसके फिर सेट ऑफ एक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं उन सेट ऑफ एक्शन से जो दूसरे पोल के थॉट्स के रिजल्टेंट सेट ऑफ एक्शंस थे. तो रिजल्टेंटली उसकी डुअल एक पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है. तो जो एवरेज पर्सन होते हैं ना, जो व्यूअर्स होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, उनके सामने ना उसकी मल्टीपल परसेप्शंस आना शुरू हो जाती हैं उस बंदे की जो ये बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है. तो इस कंडीशन में रहते हुए ना इंसान इस स्टेज पर पहुंचता है कि वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरे जहन में कोई भी चीज कंपोज नहीं है. उसके जहन में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इस तरीके से आ रहे होते हैं क्योंकि एक एवरेज जो पर्सन होता है ना उसके जहन में 70,000 जो थॉट्स होती हैं वो एक दिन में आती हैं. इस डिसऑर्डर में ये होता है कि जो थॉट की जो डिलीवरी होती है ना वो बहुत स्पीड पकड़ लेती है. मतलब एक दिन में आपको बहुत ज्यादा एक थॉट आ रहा होता है, एक थॉट जा रहा होता है, एक थॉट आप एवरेज पर्सन की तरह सोच ही नहीं सकते. इस स्टेज पे जो है ना आप ये सोचते हो कि मेरे जहन के साथ हो क्या रहा है. मैं एक मेस हूं और मुझे नहीं पता ये एनर्जी कैसे आ रही है कैसे जा रही है. मैं अपने थॉट्स को टर्मिनेट नहीं कर सकता, इनको रोक नहीं सकता. अच्छा, अब ये होता है कि जिन लोगों को ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ये एक मतलब अगर ये एक एक्सटेंट तक चला जाए तो ये काफी खतरनाक हद तक जो होते हैं ना इरेशनल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं जो होते हैं उस पर्सन को, इवन कि वो सेल्फ हार्म पर भी उतर आता है. तो अब या तो ये इंसान को बना जाता है या तो ये बिगाड़ जाता है. अच्छा, मेजॉरिटी ये है कि उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और बाकी जो 5% होंगे 100% में से उनको कैसे बनाया जाती है. ये आपने चेस्टर बिनिंगटन का नाम सुना होगा. ये मेटल बैंड था, रॉक बैंड था इनका. ये वेस्टर्न जो लीड सिंगर थे लिंकन पार्क के. अच्छा, आप उनके सॉन्ग सुने और सुने होंगे, बहुत फेमस है. मतलब एक वीडियो पे 7.2 8.2 बिलियन व्यूज आए हैं इनके. मतलब सबसे फेमस जो है ना एक लीड सिंगर वेस्टर्न का वो चेस्टर बिनिंगटन ही रहे हैं. उनको ये डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर, बचपन से. अब उनका पास्ट कुछ इस तरीके का था जिसकी वजह से उन्हें ये डिसऑर्डर हो गया. अब उन्होंने क्या किया कि अच्छा, शुरू में तो जब उन्होंने म्यूजिक भी स्टार्ट नहीं किया था तो सबसे पहले तो वो ड्रग्स वगैरह पर उतर आए थे और अपने सेल्फ हार्म करना शुरू कर दिया था उन्होंने. और उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक होता ही नहीं था, वो अपनी इमेजिनेशन में ही जीते रहते थे. अच्छा, इस बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है कि एक पोल ऐसा होता है कि जिसमें आपकी एनर्जी एक्सट्रीम लेवल हो जाती है और एक पोल ऐसा होता है जिसमें आपसे बोला भी नहीं जाता. ऐसी एनर्जी लेवल, मतलब दो डिफरेंट पोल्स है ना, एक दूसरा एक्सट्रीम है, एक पहला एक्सट्रीम है. ठीक, अच्छा, तो अब जब एक वो पोल जिसमें आपकी एनर्जी लाजवाब होती है, मतलब एवरेज पर्सन से बहुत भयंकर लेवल पर होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि आप अगर लेटे भी हो ना, एक पेशेंट लेटा हुआ है, उसको स्टमक पे और जो आपका जो चेस्ट होती है वहां से झटके पड़ना शुरू होते हैं और आप जो है ना एकदम से झटके आपको पड़ना शुरू होते हैं, आप लेटे होते हो.
क्यों होते हैं? आपके अपने मेंटेलिटी की वजह से, आपकी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आ रही होते हैं आपके माइंड में, और आप वो चीजें सोच रहे होते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो ये जो है ना एक्सपीरियंस किया हुआ था चेस्टर ने, ठीक। अब उन्होंने ये क्या किया, बहुत उन्होंने साल सफर किया, उन्होंने इस सारी ये एक एनर्जी है ना, ये एक एनर्जी है, उन्होंने इस एनर्जी को मोनेटाइज कर दिया, अपने आर्ट के अंदर एक डायरेक्शन दे दी, इस एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया। अगर इस एनर्जी को यूटिलाइज कहीं पर नहीं कर पाता और पर्सनैलिटी के अंदर ही वो एनर्जी रहती है और उसको बाहर नहीं निकाल पाता, तो सर वो बंदा ना, मैं कहूंगा कि वो मर जाता है। अगर उसको आप कोई डायरेक्शन दे देते हो, तो जो काम हो रहा होता है ना, वो चाहे किसी भी लेवल का काम हो या कोई भी काम हो, उसमें जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो लाजवाब होती है, और उस परफॉर्मेंस को कोई कंपेयर नहीं कर सकता, कोई कंपीट नहीं कर सकता, ठीक। अच्छा, अब जब बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उसके साथ बहुत चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, वो एक बीमारी है, वो हो जाती है। असद, आर यू देयर? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में यार असद आप कुछ बताना चाहते हो? आप एक दफा जिक्र कर रहे थे। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा साउंड जी प्लीज। स्किज़ोफ्रेनिक इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि कोई इंसान जिसकी इमेजिनेशंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड की तरफ चला जाता है, जिसको हम आम लोग तकरीबन सारे ही स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया ये होता है कि आप वर्चुअली कोई भी चीज़ समझ लेते हो। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिक एक मैथमेटिशियन गुजरे हैं बहुत बड़े, जॉन नैश, आप लोग शायद जानते होंगे उनको। तो उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने एक वर्चुअल फ्रेंड बना के रखा था अपना बचपन से, और जब तक वो मतलब उनकी थेरेपी हुई, बड़े हुए, जब वो शादी वगैरह हुई और जब उनकी थेरेपी हुई, उससे पहले से उनके साथ एक फ्रेंड होता था वर्चुअली, जो कि उन्होंने बनाया हुआ था अपने साथ, और वो पूरी जिंदगी उनका साथ चला उनके हिसाब से, लेकिन दुनिया के हिसाब से उनका कोई फ्रेंड नहीं था। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो एक बीमारी है जिसमें आप वर्चुअली चीजें कंसिडर करते हो जो कि आपके साथ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल जॉन नैश ने वर्चुअल फ्रेंड बनाया था अपना, जो कि उनको यही लगता था कि वो रियल है, कि वो उनके साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, उनके साथ मीटिंग्स में आता है, उनके साथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो स्किज़ोफ्रेनिक की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया यही होता है। अच्छा, ऐसा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के ना एक बहुत बड़े सिम्टम ये कि आपको डिल्यूजन्स आना शुरू होते हैं। अच्छा, अब डिल्यूजन्स, इससे क्या मुराद है मेरी? ऐसा होता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, उसका एक वो इंप्रेशन बिल्ट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल पीपल, कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी, बॉलीवुड मूवी है, 2011 में आई थिंक रिलीज हुई थी, म्यूजिक पर बेस्ड थी, रॉकस्टार, देखी होगी आपने भी। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें एक म्यूजिशियन होता है जो एक म्यूजिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से परस्यू करना चाहता है, और मतलब वो चाहता है कि मेरे म्यूजिक को रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक। अब लोग उसे बड़ा बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि या तुमसे नहीं होगा, तुम इस काबिल नहीं हो, या तुम्हारा जो म्यूजिक है वो उस क्वालिटी का नहीं, तुम कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते, सो बातें उन्हें करते हैं। अच्छा, अच्छा, वैसे हमने इसके कॉज की बारे में बात नहीं की, बाइपोलर डिसऑर्डर के और स्किज़ोफ्रेनिया के कॉज के बारे में बात। अच्छा, इसका कॉज क्या होता है? बेसिकली इसका कॉज जो है ना, वो पहले मैं कॉज पर आता हूँ, फिर मैं दोबारा इस पे आता हूँ जो मैंने एक मूवी की बात की। इसके दो कॉजेज हैं, मेन कॉजेज। एक कॉज ये है कि उस चीज की महरूमी, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हो और खुदा ना खास्ता आपके पास रिसोर्सेज ना हो उस चीज को अचीव करने के, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको यूज किया गया हो और आपके इमोशंस के साथ प्ले किया गया हो बहुत ही हार्श लेवल पे। जब ये दोनों इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं ना, तो आपके जो थॉट्स होती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आगे डिफरेंट तरीके से प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर्स है ना, जन्म लेना शुरू कर देते हैं। मेजर इसकी ये दोनों रीजंस हैं, जो मेजर रीजंस हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं दोबारा उसी चीज पे, मूवी की जो मैं बात कर रहा था।
वो अगर आपने मूवी देखी होगी ना, क्या नाम था उस जॉर्डन था आई थिंक नाम, हाँ जॉर्डन। अच्छा, जो जॉर्डन होता है उसको किसी तरीके से जो है उसे किसी जो है ना उसे मोहब्बत होती है एक लड़की से, जो कि उसके वो स्कूल में होती है और वो गाना पहले से गा रहा होता है। अच्छा, अब उसको एक अनकंडीशनल लव दिखाया गया है उस मूवी में। उस एक चीज दिखाई गई है कि किसी चीज को उसने चाहा है अनकंडीशनली, कि उसे इन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक बंदा चाहिए उसका, और कुछ भी नहीं चाहिए उसे। ठीक। अब अब जब वो उसे नहीं मिलता, उसकी चाहत, उसकी अर्ज पूरी नहीं होती जो कि उसे चाहिए होती है, और सोसाइटी उसे नहीं पूरा होने देती, या सो मसले मसाइल होते हैं, या जो भी कंडीशंस बनती हैं जिसकी वजह से वो अचीव नहीं कर पाता, या वो उसे चीज नहीं मिल पाती, उसकी वजह से उसके जहन पे क्या होता है कि प्रोग्रेशन, एक ऐसी थॉट प्रोसेस बिल्ट होना शुरू होती है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया के जो है की बीमारी में जाना शुरू कर देता है। अब होता कि म्यूजिक तो वो शुरू से कर रहा होता है, मगर उसकी म्यूजिक को रिकॉग्निशन मिलती है शुरू से? बिल्कुल नहीं। उसका एक इंप्रेशन बिल्ट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स ऑडियंस। जैसे मैंने बात की थी कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो बीमारी है, इसके अंदर एक ऐसे बिल्ट होना शुरू हो जाता है जो कि एक क्यों डिफरेंटली परसीव करते हैं, क्योंकि वो लोग कम्युनिकेट करता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन कम्युनिकेट करता है। देखें, नॉर्मल बंदा आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आप उस बंदे की क्या परसेप्शन आपके ज़हन में आएगी? एक बंदा है, अच्छा बंदा है। एक बंदा बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपसे कम्युनिकेट करेगा, या अजीब तरीके की वाइब आएगी आपको उस बंदे से, तो उसका एक डिफरेंट इमेज आ गया, उसका एक डिफरेंट क्या नाम है परसेप्शन आ गई। इसी तरह उस मूवी में दिखाया गया कि जब स्किज़ोफ्रेनिया के बीमारी में जब वो आना शुरू होता है, तो उसका ऑटोमेटिकली जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसमें मल्टीपल परसेप्शन आना शुरू हो जाती हैं, और उसका एक अलग ही किस्म का जो है ना परसेप्शन बिल्ट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स ऑडियंस। और जब वो रिलीज करता है अपने सॉन्ग्स, जब वो प्रॉपर कंटेंट निकालता है, एक से एक हिट होता रहता है, एक से एक हिट होता रहता है। मतलब कि उसने अपने इस बीमारी, और वो क्या कहता है कि खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, मतलब डिप्रेशन तो साथ है, चल रहा है उससे। डिप्रेशन स्किज़ोफ्रेनिया में होता है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन साथ से चल रहा है, उसे खुशी नहीं मिल रही, मगर जो उसका ड्रीम था वो पूरा होना शुरू हो गया। मतलब कि वो कुछ अचीव करना शुरू हो गया, वो कुछ उखाड़ना शुरू हो गया भयंकर लेवल पे। क्यों? ड्यू टू हिज इलनेस। जब आपके पास कोई एहसास महरूमी होती है, जब आपको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, एक फेज है आपको कुछ नहीं मिला, अगला फेज जब जितने भी अगले आपके टास्क आते हैं ना, उसमें आप कहते हो मेरे से बेहतर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। क्योंकि क्योंकि मेरे पास एहसास महरूमी है, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था कि मुझे मिले। तो जो अगले काम आप करते हो ना, उसमें आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हो, ऐसी परफॉर्मेंस देते हो कि उसका मूल कोई नहीं होता। तो वो उस मूवी में ना बहुत अच्छे तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया जो एक इलनेस है वो की हुई है, पोर्ट्रे की हुई है। और मतलब हाँ, ठीक हो गया। असद यार, बाइपोलर के बारे में तुम एक बात कर रहे थे, मेरे ज़हन से निकल गई है। बायपोलर का इफेक्ट क्या होता है किसी पर्सन पे? अच्छा, अब बायपोलर पे आप इस तरह भी परसीव कर सकते हो कि जिस तरह ना एक मेंटल इलनेस, जिस तरह एक बायपोलर डिसऑर्डर है ना, उस तरह एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। एक कुछ लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज नॉट अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मतलब वो थोड़ा सा इससे अलग है बायपोलर से, कि जिस तरह बायपोलर में आपको पता होता है कि आप एक ही इंसान हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं असद हूं तो मुझे पता है कि दोनों पोल्स में कि मैं असद ही हूँ। तो अच्छा, हेलो जी, असद, एक मिनट। असद एक मिनट, वो ना ये बात आपकी, सॉरी मैं काट रहा हूँ, आप कंप्लीट करो। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं इन दोनों बीमारियों को जो है टर्मिनेट करने के लिए। सो हाँ, काइंडली कंटिन्यू करो असद। ठीक ठीक है। अच्छा, तो बायपोलर पे मैं आपको जिस तरह बता रहा था, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस तरह का होता है कि आपको आप मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज में एग्जिस्ट करते हो। बायपोलर में भी वही चीज होती है, लेकिन आपको पता होता है कि आप एक इंसान हो। जैसे कि अगर मैं असद हूं तो मुझे पता है कि बोथ पोल्स में, जिस तरह बायपोलर हूं ना मैं, तो मैं
कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में रहूंगा, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। मेरी जो प्रिडिक्टेबिलिटी होगी दूसरे लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकेगा कि मेरा अगला एक्शन क्या है। क्यों? क्योंकि मैं दो मुख्तलिफ कंडीशंस में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं किसी एग्जैक्टली, भी एग्जैक्टली एक चीज को आपकी बहुत डबल ज्यादा हार्शली परसेप्शंस बन रिएक्ट करूँ, जाती हैं। किसी भी एक्सक्यूज हो मी, सकता है कि मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा हार्शली रिएक्ट करूँ, हो सकता है कि मैं किसी चीज को बहुत इजी ले लूँ। मेरे साथ कोई भी गलत काम हुआ है तो हो सकता है मैं उसका बहुत ज्यादा हार्श एक्शन लूं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है। हो सकता है मैं उसको बिल्कुल इजी ले लूं कि यार कोई मसला नहीं है, ठीक है, हो गया तो हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया ना बाइपोलर। तो इसका इसका हल आपके ख्याल से क्या मतलब ऑप्टिमल बनता है? इसमें ना इस तरह होता है कि ना दो किस्म के इसमें हल यूजुअली होते हैं। एक हल तो ये है कि आपकी थेरेपी है, कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा लें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और उसके साथ सेशंस कंटिन्यू करना शुरू कर दें। उसको अपनी पूरी स्टोरी बताएं, अपने सारे जो हैपनिंग्स हैं आपके साथ वो सारी बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को सारा कुछ पता होता है। काफी सारे उनके साथ इस तरह के मामला गुजरे होते हैं, काफी सारे लोग गुजरे होते हैं उनके साथ इस तरह के। तो आप अगर उनको सारी अपनी सिचुएशन बताते हैं तो वो आपके साथ सेशन लगाते हैं, आपको समझाते रहते हैं और आपके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो आप लोनली फील नहीं करते। ठीक है, इसका एक तो ये हल है। दूसरा हल ये है कि आप इसकी मेडिकेशन जो है वो लेना शुरू कर दें। इसकी दवाइयाँ शवाइयाँ काफी कुछ होता है, मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन होती हैं। तो अब मुझे आप इसमें इस बारे में आप अपना व्यू बताएं जरा जी जी। कि क्या अच्छा, क्या इसमें ऐ- बेहतर हल क्या हो सकता है? ऐसा है कि ये दो तरीके आपने बिल्कुल ठीक बताए। एक तो सेशंस हैं जो लाइव सेशंस होते हैं, और एक होता है कि मेडिकेशन के थ्रू। अच्छा, इस इन डिसऑर्डर्स में होता है ऐसा है कि आप अपनी फैमिली मेंबर से ना इतने रूखे तरीके से बोलना शुरू कर देते हो कि आप मतलब आप इतने बदतमीजी के रवैये से बोलना शुरू कर देते हो कि आप किसी की बात सुनते ही नहीं हो। आप किसी क्योंकि आपके माइंड में ऐसा थॉट प्रोसेस की प्रोग्रेशन चल रही होती है कि आपको पता नहीं चलता कि ये इनसे मेरा क्या रिश्ता है या मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर आप एक पोल पर हो, बाइपोलर डिसऑर्डर में आप एक पोल पर हो जिसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, तो आप एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाते हो। कोई भी आपको थोड़ी सी भी बात कहते हैं ना, आपको इतनी ज्यादा वो फील होती है और आप इतना ज्यादा रिएक्ट करते हो कि अगला भी परेशान हो जाता है कि इतना इस तरीके का रिएक्शन आप क्यों दे रहे हो। अच्छा, तो जब आपका ये रवैया होता है ना इन बीमारियों में, तो जब लाइफ ये जब ज्यादा एक्सटेंट पे चली जाती है ये जो बीमारी होती है, क्योंकि इसका कॉज अगर बहुत ज्यादा रूटेड हो, जितना कॉज ज्यादा आपका रूटेड होगा उतनी इस ये जो बीमारी है उसकी उतनी ज्यादा ओपेसिटी हाई होगी। ठीक, अब जब ये इस बीमारी में ना, हाँ, इस बीमारी में जब बंदा अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता, तो एक अननोन बंदा, एक अननोन डॉक्टर जो एक बिल्कुल जिसकी नई शक्ल है, जो बिल्कुल नया बंदा है, उसकी बात आप नहीं सुन सकते हो। जो आपको वो कह रहा होगा कि आपने ऐसे बिहेव करना है, आपने ऐसे करना है, आप ये कोशिश करें, आप ये करें, इस तरीके से होना चाहिए, जो भी वो करते हैं उनकी बात आप नहीं सुनते हो। जब आप एक एक्सटेंट एक जो अगर आपकी बीमारी की ओपेसिटी बहुत हाई है, अगर आप मेडिकेशन, फिर आप आते हैं मेडिकेशन के प्रोसेस में। मेडिकेशन में यह कि आपने मेडिसिन ली है, अब मेडिसिन ने आपसे पूछना नहीं है कि वो किस तरीके से वर्क करेगी। वो एक दफा आपने खा ली है, वो आपके जो थॉट प्रोसेसेस है ना, जितने भी कनेक्शंस हैं आपके ब्रेन के, उनको वो खुद ही टर्मिनेट करना शुरू कर देगा। जितने भी इरेशनल आइडियाज होंगे ना और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, उनको वो खुद ब खुद ही टर्मिनेट करना शुरू कर देगा। और आपकी बाकी भी जो एबिलिटीज है ना, उनको वो इफेक्ट करेगा। ठीक, मतलब आप उस तरीके से सोच नहीं पाओगे। मतलब जितना एक एवरेज पर्सन सोच पाता है ना, उस तरह भी नहीं आप सोच पाओगे। इस तरीके से वो आपके ब्लड सर्कल इस तरीके से आपकी वो ब्लड सर्कुलेशन और आपके जो कनेक्शंस होते हैं ब्रेन के, उनको टर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो मतलब आपको बहुत ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है, आपको कोई अकेला ना छोड़े, आपको लोनली फील ना होने दे कोई। और मतलब आप जितना अच्छी कंपनी में बैठेंगे ना, और जब आप मेडिकेशन कर रहे होते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, तो ये अच्छा, मैं अब मेडिसिन पर आता हूँ मैं। अच्छा, एक बेसिकली और ये जो बात। दोनों बीमारियां हैं ना, हाँ जी, जी जी, अच्छा, असद, एक और बात ये कि मैं आप पूछना चाहता था कि मेडिकेशन जो है वो क्या आपके थॉट्स को या आपकी फीलिंग्स को सप्रेस कर देती हैं? तो क्या अच्छा, ये एक हाँ हाँ, अच्छा
अच्छी बात है कि बुरी बात है, क्योंकि आप जिस तरह बनाए गए हो नेचुरली, आपको जिस तरह आपका जहन बनाया गया है, अगर आपका जहन ज्यादा सोचने वाला है, ज्यादा ओवर थिंकर आपको बनाया गया, अल्लाह ताला ने बनाया आपको एज, आपको एक ओवर थिंकर पैदा किया और आप जी जी उसको बिल्कुल। काउंटर करने के लिए मेडिकेशन वगैरह ले रहे हो, तो क्या ये आपके लिए मुफीद बात है या नहीं है? अच्छा, इसका ये है कि जैसे कि मैं 4-5 साल से आर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा वास्ता है डिफरेंट आर्टिस्ट से, डिफरेंट फील्ड के आर्टिस्ट से। और मतलब जिस तरीके से मेरा इंटरेक्शन है, मैं परफॉर्मेंसेस के परफॉर्मेंस जब भी मैं करता हूँ तो जितने भी लोग आके मिलते हैं और मेरे आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं या अपने बारे में जो भी बताते हैं, मतलब मेरा आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा जो है ना लिंक है। अब होता ये है कि इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे बात करते हैं, इन थॉट्स पे बात करते हैं जो एक इरेशनल थॉट्स आ रही होती हैं, और एक विर्चुअल वर्ल्ड जो बंदा क्रिएट कर लेता है इन डिसऑर्डर में और इन बीमारियों में। सर ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, ये क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करती हैं, बहुत हाई लेवल पर इनहेंस कर देते हैं। और आपका जो ये आर्ट होता है ना, मेडिकेशंस तो इनको I want सप्रेस to नहीं करती? add on Asad's question कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो असद आपने कहा कि मेडिसिन को, आपने कहा कि आप पैदाइशी और एट द टाइम ऑफ बर्थ थिंकर हो, तो ये बात, अगर हमें कोई पैदाइशी बीमारी होती है हम उसका इलाज करते हैं, और इसमें हमारी मेडिसिन में प्रॉपर ये इलाज नहीं होता कि हम हार्मोन्स की ग्रोथ रोक दें, नेगेटिव हार्मोन्स की। इसमें ये होता है कि दो बेसिक बाइपोलर के हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन और नोरएड्रेनालिन। इन दोनों को हम उनकी कंसिस्टेंसी वर्क, उन जो मेडिसिन होती हैं ट्रीटमेंट से पहले के हम देते हैं, बाद में हम थेरेपी से सही करें, हम उन हार्मोन्स को मेडिसिन से उनकी रेगुलेशन थोड़ी स्लो करते हैं, और डोपामीन और हैप्पीनेस और इमोशनल रिवॉर्ड प्लेजर जो हार्मोन है डोपामीन जिसको कहा जाता है, हम उसकी एक्टिविटी थोड़ी इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से माइंड रिलैक्सेशन और प्लेयर थॉट्स आती हैं। देन हम उसके बाद अपनी डायनामिक थेरेपीज और सेशन स्टार्ट करते हैं। जी ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, फिर तो क्या नाम है, एक मेडिसिन होती है जो कि मुझे पता थी, रेस्पिडोन, और उसकी एक और कैटेगरी है एस्पिडोन, वो इस तरह के पेशेंट्स को दी जाती है। क्या होता है इसमें, क्या फर्क होता है? जी अच्छा, एक होती है दवाई रेस्पिडोन, ठीक है, वो अगर बहुत ही हाई एक्सटेंट पर जो है, अगर आपको इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं, मतलब आपका डिसऑर्डर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको 6 मिलीग्राम वो दी जाती है, जिसकी वजह से आपके जो है ना ब्लड सर्कुलेशन और आपके जो कनेक्शंस हैं ब्रेन के, वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं, बहुत हद तक टर्मिनेट हो जाते हैं, और आप उस तरीके से आप एक एवरेज पर्सन जितना सोच रहा होता है ना, उससे भी निचले लेवल पर आ जाते हो आप, क्योंकि आपको एक स्टेज चाहिए होती है रिलैक्स करने के लिए, जब आपको कुछ भी ना सोचना पड़े, जब आपको कुछ भी ना सोचना, जब आपको कुछ भी ना सोचना पड़े, मतलब कोई आपको रिलैक्स करने के लिए। मगर ऐसा है कि अगर ये मेडिसिन ना दी जाए, तो जो आपकी क्रिएटिविटी लेवल है ना, जो आपकी इमेजिनेशन है, आप वो अगर आप अपने आर्ट में यूटिलाइज करते हो, तो वो जो आर्ट की जो डेप्थ होती है, वो जो आर्ट की गहराई होती है, वो जो आर्ट की प्रेजेंटेशन होती है, वो जो मतलब वो जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, चाहे आप किसी भी किस्म का आर्ट कर रहे हो, चाहे आप म्यूजिक कर रहे हो, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। अच्छा, अब बात आती है कि हम फिर, अगर ये अच्छी बात है, तो हम लोग मेडिसिन क्यों दें? मेडिसिन ये इस एक स्टेज ऐसी आ जाती है इन बीमारियों की, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप सेल्फ हार्म पे चले जाते हो, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है। इतने एक्सटेंट पर अगर आप जा रहे हो, तो ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। तो उस लेवल से नीचे आने के लिए आपको ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये बेसिकली आपका जो आपको नॉर्मल पर्सन की तरफ लेके जाती हैं, मगर सर जो कॉज होता है ना इनका, जो एक पेशेंट का पास्ट है, जो पेशेंट ने एक हार्श चीजें होती हुई देखी हैं, एक बच्चे ने देखी हैं, उसको आप अनसी तो नहीं ना कर सकते, उसको आप गायब तो नहीं ना कर सकते उसकी सबकॉन्शियसनेस में से। आप नॉर्मल जरूर कर सकते हो, मतलब कि आप उन्हें मेडिसिन दे सकते हो, आप जो हो उनको नॉर्मल पर्सन की तरफ लेके जा सकते हो,
मगर एक साल का प्रोसेस होता है या 2 साल का प्रोसेस होता है। अगर ज्यादा ओपेसिटी हाई है तो 2 साल का ये प्रोसेस होता है, 2 साल आपको मेडिसिन दी जाती हैं। तो अगर आपने प्रॉपर मेडिसिन ली हैं और आपकी ओपेसिटी इलनेस की बहुत ज्यादा थी, आपने 2 साल ले लिया, आप सेल्फ हार्म के प्रोसेस के जो लेवल से नीचे आ जाओगे। बट क्रिएटिव पैटर्न आपके जेहन में बन चुके होंगे ना उस बीमारी के दौरान, सर वो एग्जिस्ट करेंगे। और ये एक बहुत ही उसके लिए ये होगा कि ये जो बीमारी थी ना वो एज ए गिफ्ट काम करेगी, एक तोहफा होगा कि अल्लाह ने उसे तोहफा दिया ये बीमारी देके। तो इस तरह के बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत सी इस तरह की डिसऑर्डर से और इस तरह की बीमारियों से गुजरे हैं और उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ के गए ये अपनी जिंदगियों में, अपने आर्ट की फील्ड में। तो अब उनका नाम आज तक लिया जाता है, जब वो मर जाएंगे तब भी उनका नाम रहेगा और उनके आर्ट को अप्रिशिएट इसी तरीके से किया जाएगा। तो ये इसका एक प्रो है कि अगर आप इस इलनेस में जाते हो, रिकवर हो जाते हो, मगर एक रंग तो आपके अंदर आ गया ना जो आपके शुरू से ही था। बेशक मेडिकेशन ने आपको नॉर्मल कर दिया, मगर एक आपकी जिंदगी में एक पहलू तो वो क्रिएट हो गया ना, और एक प्रोग्रेशन तो थोड़ी सी चल गई ना, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो होती है ना आर्ट में वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, थैंक यू अबू बकर। बीइंग आर्टिस्ट आपने अपनी काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बताया कि एक जो डिसऑर्डर होता है या किसी किस्म का मेंटल हेल्थ इशू होता है वो एक किसी भी इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। और अगर ये जहाँ तक मुझे आपकी सारी बातों की समझ लगी है वो यही है कि अगर हम लोग जो है अपनी जो भी हमारी थॉट्स हैं उनको हम सही डायरेक्शन दे दें और अपनी पावर, अपनी सब कुछ एनर्जी वगैरह उस डायरेक्शन पे लगाते हैं, तो हम लोग जो है अपने आर्ट को कला बना सकते हैं या इस तरह का कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट। जी बिल्कुल जी। आप सब्जेक्ट ढूंढें अपनी डायरेक्शन देने के लिए ना, वो एक एनर्जी है आपकी, उसको एक डायरेक्शन दे दें। और अगर आपके पास कोई डायरेक्शन, आपके पास आपने कोई काम पकड़ लिया ना और सारी एनर्जी अगर आपने उसमें यूटिलाइज कर दी है, तो उस काम की जो परफॉर्मेंस होगी ना वो इंशाल्लाह लाजवाब होगी। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे चेस्टर हैं यार, अब 2017 में वो चले गए, मगर इंशाल्लाह अगले 100 साल तक 2117 तक भी उनकी वीडियोस इसी तरीके से देखी जाएंगी और सुनी जाएंगी। आर्ट तो फिर ये है ना कि जितना मर्जी टाइम गुजर जाए और आप उस आर्ट को भूलो ना। काइंडली देखिए इनके गाने, एक नंब है इनका गाना, एक इन दी एंड है इनका गाना, और फिर आपको समझ लगेगी, आप इनकी लाइफ हिस्ट्री भी पढ़िएगा कि इनके साथ क्या क्या कुछ हुआ था। वो मैं इस तरीके से बता नहीं सकता। तो बाकी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, तो काइंडली इसको जरूर गो थ्रू करिएगा, इनकी इंटरव्यूज को और बायोग्राफी को। जरूर। अच्छा, अगर मैंने आपकी बातों से कई बातें पॉजिटिव भी की, लेकिन एक नेगेटिव चीज जो मुझे फील हुई, जिसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, हर बंदे के माइंड में डिफरेंट हो सकता है। सो वो ये थी कि जो मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर्स आर वो उनको पता है कि व्हाट दे वांट, दे हैव टू गिव ना, उनको क्या चीज देनी चाहिए और मेडिसिन किस तरह की होनी चाहिए। मैंने जब काम शुरू किया इस कैंपेन पे, तो मैंने डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू लिया, जैसे आपको मैंने बताया। अच्छा, इसमें मैंने डॉक्टर्स का भी लिया। मैंने डॉक्टर से पूछा, एक डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मेडिसिन जो बंदा लेता है तो उसका साइड इफेक्ट इतना बुरा होता है कि उसके फिजिकली या मेंटली बाकी चीजें भी खराब होना शुरू होती हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। देन ही रिप्लाइड टू मी, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो डॉक्टर्स को पता है कि उन्होंने कौन सी मेडिसिन किस तरह से लेनी है। हो सकता है वो जब वो अपनी मेडिसिन उस पेशेंट के लिए उतनी मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जितनी कि उनको दी जा रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर उसको बंदे को, जो भी पेशेंट है, क्लाइंट है, अगर उसको हम मेडिसिन नहीं देंगे तो हो सकता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा दे, या हो सकता है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा दे। सो इस चीज के रोकने के लिए और समटाइम्स मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बुखार होता है या फिर कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन पहले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमारा सा कॉज क्या है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जांपल, जो बुखार होता है ना, वो खुद जो सा है वो नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं बहुत ज्यादा पेन हो रही होगी,
आपका कोई गला खराब होगा, एग्जाम्पल है, या आप इतना अच्छा फील नहीं कर रहे होगे, तो उसका साइड इफेक्ट के तौर पे आपको फीवर स्टार्ट हो जाता है। और वो फीवर जौन सा है ना, वो खुद किस चीज का अफेक्ट होता है, मतलब किसी चीज की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर असर होता है जिसकी वजह से आपको फीवर होता है। उसके लिए मेडिसिन होती है। इसी तरीके से जब आप अपने मेंटल इश्यूज में बहुत ज्यादा चले जाते हो, तो उसके लिए समटाइम्स मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इनकी जो मेडिसिन होती हैं, लाइक अब उनकी भी होता है कि आप कितनी पोटेंसी की मेडिसिन ले रहे हो, पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी करता है और केस टू केस वो वेरी करता है। और बल्कि जब मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा, लाइक एक साइकोलॉजिस्ट से मैंने पूछा, तो शी टोल्ड मी कि कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं जिनको खाली मेडिसिन जो है उनको वो रिलैक्स नहीं हो सकते, उसके लिए जरूरी है कि उनको साथ में थेरेपी भी दी जाए। एक और मेरा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों के लिए काफी जो है वो हेल्पफुल होगा, मतलब जो मैंने उनसे पूछा मुझे आंसर मिला। मैंने उनसे पूछा कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा लाइक कि हम लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। तो शी टोल्ड मी कि हम लोगों को इस तरह से पता चलेगा, फॉर एग्जांपल जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, और साइकियाट्रिस्ट वो बंदे होते हैं जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट वो बंदे होते हैं जो कि थेरेपी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन जो है वो मतलब जाते हैं, हम बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो हमें या तो थोड़ी बहुत कोई रिलैक्स की लाइक नींद की या फिर जो भी उनको अकॉर्डिंगली होगी वो हमें देंगे, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं लाइक जो मैं बात करी थी कि स्टिग्मा, और एक तो हमने बात की कि स्टिग्मा जो है इसको ब्रेक डाउन करना है, तो दूसरी जो बात की वो था कि हमने साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, और इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि अगर कोई कहता है हमें, या हम खुद फील करते हैं कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो हम इस चीज को जो है ना हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जा सकते, एक स्टैम्प है हम नहीं जा सकते, तो इस चीज को हमने खत्म करना है। अच्छा, ये चीज तो हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे, और ये स्टार्ट करेंगे हम अपने पास से। अच्छा, जब एक बंदा जैसे कि साइकियाट्रिस्ट के पास गया, तो हमें उसकी जाने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये चीज है ना, और कैसे पड़ती है। देखें, सबसे पहले मैंने बात की पूरी पीछे मैंने मतलब काफी डिटेल में बात की कि हम लोगों को पहले अपने आप को स्टेबल करना होगा, अपने ऊपर से स्टिग्मा खत्म करना होगा, तो काफी डिटेल में बात होगी। फिर ये बात होगी कि अगर हमें डिप्रेशन वगैरह हो गया तो हमें उसकी पावर को यूज करना है इन द राइट डायरेक्शन, सेकंड थिंग। एंड अब थर्ड बात आती है, थर्ड बात हमारी ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें फील होना शुरू हो गया कि हमने जाना है लेकिन हम जा नहीं रहे। आप देखें कि क्या होता है कि आप सोचना शुरू कर देते हैं एक चीज के बारे में, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि जब आपको डिप्रेशन होगा तो आपके पास कोई हो जो आपका हाथ थामे, आपके पास कोई हो जिससे आप बात शेयर कर सकें, ठीक है, और आपकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाए। सेम इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इस तरीके से बाकी लोग जो हैं वो भी ये चीज चाहते हैं कि उनके पास कोई हो जो उनकी बात को सुने, ठीक है। अगर आप किसी की बात मतलब किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं ना, तो दूसरे लोग भी अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं, तो आप उनके लिए वो पर्सन बन जाएं कि उनको जो है ना कहीं और जाना ना पड़े, उनके पास कोई ना कोई सोर्स हो। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता, मतलब जिनसे वो बात शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे होते। तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई पेरेंट्स उनके साथ उनकी कनेक्शन ऐसा नहीं है जिनके साथ वो बात कर सकते हैं, तो इस वक्त जो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये वो हाथ हैं जिनको थाम लेना चाहिए, ठीक है। आप नई मेडिसिन लेना चाहते हैं, आप ना मेडिसिन लें, आप अपना ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी नहीं करवाना चाहते ना करवाएं। जस्ट यहाँ पे जाके ये होता है कि आप जो है ना अपने दिल की बात उनको बता देंगे, और समझ लो सुकून का सांस ही होता है कि हाँ मैंने अपनी बात किसी को कन्वे कर दी। जाहिर सी बात है वो आपकी लाइफ से नहीं गुजर रहे, लाइक उनको आपकी वो पेन जो सी ना वो तो नहीं पता, वो फील नहीं कर सकते, और मे बी वो सॉल्यूशन भी ना निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम आपने जब अपने दिल से अपनी जो भी फीलिंग्स है ना वो अपने मतलब बात कर दी ना, तो कम से कम आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप अपनी बात किसी को बताएंगे ताकि उसके जो है ना उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकले। फिर बाद में मे बी यू फील कंफर्टेबल विद हिम और हर, तो कि आप उसके साथ मेडिसिन लेना शुरू कर दें, थेरेपी स्टार्ट कर दें, तो वो जो भी वो आपको रिकमेंड करेंगे तो वो उस तरह से वो चलेगा। अच्छा, टू सेल्फ फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ये है कि अगर आपने अपने आप को जरा में रखना है ना, तो फर्स्ट आप ये एक छोटा सा काम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, या कोई चीज़, कोई पर्सन, कोई ब्लड रिलेशन और एनीथिंग एल्स, कोई फ्रेंड वगैरह ट्रिगर करे, बेशक आपकी उसमें नहीं भी गलती, अगला आपको कुछ भी बोल रहा है, तो यू नीड टू रियलाइज, व्हेन यू रियलाइज यू हैव, व्हेन यू रियलाइज अदर रियलाइज यू टू।
आप रियलाइज करो यार इसने कुछ बोला है, उसकी सिचुएशन, एवरी पर्सन इज हार्डली लिविंग, कोई इंसान, हर इंसान अपने अंदर एक जंग लड़, आप अगर समझोगे यार उसका कोई, अगर आप उसको तमीज से समझोगे यार उसने मुझे बोला है, इसका मतलब वो पीछे से कुछ उसका मसला है, उससे पूछोगे तो आप भी कल को आपसे भी कोई पूछेगा। आप किसी से बदतमीजी करोगे या बोलोगे उसको तो कल को वो समझेगा सामने वाला कि यार इसके, हर एक इंसान अपने अंदर एक जंग से लड़ रहा है। जब आप किसी की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस समझ के उसके बिहेवियर का आगे से जवाब देंगे तो अगले आपके समझेंगे, फड्डा तभी आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली हमें दूसरों को वैसे भी इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसा कि हम खुद ट्रीट होना चाहते हैं। लाइक अगर मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया मतलब की जाऊं और लोग मेरी बात को सुनने समझे मुझे वैल्यू दें, तो मुझे भी लोगों को वैसे ही वैल्यू, वैसे ही इज्जत, वैसे ही रिस्पेक्ट, मतलब सब चीजें वैसे ही देनी होंगी जैसे कि मैं अपने लिए खुद चाहती हूँ। तो इससे आधा मसला जो है वो एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, जी दिस इज सादिया। जी जी आप लोगों की डिस्कशन सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशनल किस्म की सारी डिस्कशन थी एंड इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव और बहुत मोटिवेशनल है। लेकिन एक चीज जो आपकी कैंपेन में बहुत ज्यादा हमारे सोशल एनवायरनमेंट के इश्यूज के लिहाज से अगर आप उसको देखो ना, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप पहले इस चीज को आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो सारी चीजें आप डिस्कस कर रहे हो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज की जो साइकोलॉजी है, जो साइकाइट्रिस्ट हम हमारे जो सराउंडिंग्स में बैठे हुए हैं, इट्स बेसिकली अ साइंस, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है कि कोई इसको साइंस लेता ही नहीं है। जब लोगों में थोड़ी सी भी कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है तो दे गो टू द श्राइन्स एंड इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले हम इस चीज को रियलाइज करें कि जी दिस इज अ साइंस। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसी तरह हमें एक साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बहुत जरूरत है। लाइक जो हमारे स्कूल्स हैं, अब आप देखें बहुत छोटे बच्चे इस तरह के होते हैं जिनके बिहेवियर बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो उतने ही एग्रेसिव होते हैं और उनका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो डोमिनेट कर जाता है उनकी पॉजिटिविटी पे। अब हमारे पास कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं है कि लाइक हम उनको उस लेवल के ऊपर ट्रीट करें। उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए होती है उस लेवल के ऊपर। उनको एक रियल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थेरेपी कह लें आप इसको, वो चाहिए होती है, जो हमारे स्कूल्स में या हमारे ना तो फैमिली लेवल्स पे कोई इस तरह का वो होता है कि हम बच्चों को सही लाइन पे ले जाएगा। अब उस तरह के बच्चे जब ग्रो करते हैं तो वो अगर नेगेटिव ग्रो कर जाएंगे तो वो ऑटिस्टिक सेंस में आ जाएंगे, जो आजकल बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी इन हो गई है, ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है और एक बहुत बड़ी स्टैंप लग गई है जी ये ऑटिस्टिक है और इस बच्चे के बिहेवियर्स में इस तरह की चेंजेस आ गई हैं। जब ये बच्चे ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं, अगर आप इनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ इनकी ग्रोथ होती रहे, तो फिर इनमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्रेशन में चेंज नहीं होती, बल्कि ये जो आप पॉजिटिव वाइब्स की बात कर रहे हो ना, तो वो पॉजिटिव वाइब्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वाकई में उनकी वो जो अंदर की एंग्जाइटी है वो उनको बहुत अपर लेवल पे ले जाती है, पॉजिटिव लेवल पे ले जाती है। लेकिन अगर यही बच्चे जो हैं, जैसे हमारा एक सोशल सेटअप है उसमें जो बच्चे ग्रो करते हैं, हमारे पाकिस्तानी ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ आप देखें कि उसमें कोई भी चीज आपको पॉजिटिव नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई एग्री, बट मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हम ग्रास रूट लेवल पे ये सब कुछ करें, लेकिन एक बच्चा नर्सरी और इवन एट केजीज और किंडरगार्टन्स रियलाइज नहीं कर पाता। अब अगर आप स्कूल के एनवायरनमेंट में उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप घर जाके उसको वही अम्मा अब्बा मिल रहे हैं जो उसको प्रेस कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन में डाल रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल रन दे रहे हैं। इसमें हमें जो बेसिक काम करने हैं वो हमें एजुकेटेड यूथ जो हमारी बात समझे, जिसको साइंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता हो। बच्चों को क्या पता? जब हम यूथ को एजुकेट करेंगे देन दे विल बिकम पेरेंट एंड दे प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन अ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट where they grow and grow talentedly, their skills are polished. इसमें हम अपने पेरेंट्स को
जो यंग जनरेशन है एजुकेशन जो ले रही है, जो इसको साइंस के फैक्ट एंड फिगर्स का पता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज और मेंटल हेल्थ कैटेगरीज का पता है, हम उनको करेंगे। फिर जाके जब वो पेरेंट्स बनेंगे, देन वो अपने चिल्ड्रंस को एनवायरमेंट देंगे, देन वी नो। जब एक छोटे से बच्चे को हम 7-8 घंटे स्कूल में रख के वो साइकोलॉजी समझा भी दें, अगर इतने छोटे बच्चे, घर जाके उसको वही दादा दादी अम्मा अब्बा मिलने हैं, उन्होंने वही सब कुछ करना है और सब खत्म। हम जब एक Exactly. अच्छा, एजुकेट करेंगे, देन दे विल बिकम अ पेरेंट एंड देन दे प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट। मैंने अच्छा, यही और था, बिल्कुल मैंने यही क्वेश्चन पूछा था एक डॉक्टर से, डॉक्टर अथर से। इंटरव्यू मतलब मेरा यूट्यूब के ऊपर भी, अगर आप लोग को देखते हैं तो उन्होंने लाइक ही रिप्लाइड कि उन्होंने कहा कि तकरीबन जौन सा है ना 70 to 80% जौन सा है इस चीज में रिकवरी आ सकती है अगर ये यानी कि यंग यूथ जौन सा है इस पे काम करना शुरू कर दे। अगर वो वेल एजुकेट हो जाएंगे, इसके बारे में वेल अवेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद जौन सा है ना ये काम आहिस्ता आहिस्ता लाइक अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अभी अगर मतलब हमने एजुकेशन लेनी है ना, तो अगर बहुत छोटे बच्चों की बजाय और बहुत बड़े लोगों की बजाय हमें यूथ और पेरेंट्स को गाइड करना है। लाइक जो पेरेंट्स हैं वो मतलब इस वक्त वो दूसरों को बता सकते हैं, और उनसे ज्यादा जो इस वक्त काम कर सकते हैं ना वो यंग यूथ है। लाइक यंग यूथ जो है इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब कि मेजोरिटी पाकिस्तान की अगर हम देखें तो वो यंग यूथ है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ एग्जैक्टली हाजरा, कि हम जिस सिचुएशन पे है ना, हम यूथ, आप अपने आप को कंपेयर करें, मैं अपने आप को, और जो भी हमारे में, हम उस सिचुएशन पे इस वक्त के हमारे पेरेंट्स क्योंकि इतने वेल एजुकेटेड और इतनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी नहीं है, वो हमारी मानते हैं। ठीक है, हम जो जनरेशन इस वक्त है ना, हम अपने इंसेस्टर्स को भी, हम अपने अम्मा अब्बा को समझा सकते हैं और वो मानेंगे, क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा को, इनको पता है कि यार इन हमारी जनरेशन ज्यादा पढ़ी लिखी है, इनको मेंटल हेल्थ के बारे, और हम जो है हम फर्दर अपनी ऐसे नहीं कमिंग इन है और उनको हम बता सकते हैं, हम अपने पीछों को भी ठीक कर सकते हैं और आगे वालों को। जो हम जनरेशन है ना, ये हम जनरेशन सबसे बेस्ट इस वक्त काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि इनको पता है कि इनको क्या जरूरत है, लेकिन हमें अपने बैक को भी ठीक करना इस वक्त पड़ेगा और आगे वालों को। अच्छा डॉक्टर रानिया, मेरे ख्याल से ये चीज है कि हम जो है ना, हम अपनी नई जनरेशन को तो बता सकते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स जो है जिसको अभी फिलहाल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी पर्सपेक्टिव से मतलब बड़े हुए हैं, उनके वही जो है वैसी सोच है। हम सोच चेंज करने में मतलब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लेगी। लाइक ये वाकई में बहुत टाइम लेगी, ताकि जो है ना नई सोच तब तक मतलब डेवलप होने में टाइम लगता है। इट्स नॉट अ सडन, लाइक ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोग, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सिटी एरिया की, तो चेंज हो सकता है फिर भी, वो समझते हैं कि हाँ ये सही कह रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे मामले में ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स को कहा जाए, मैं वैसे आम सी बात करूंगा, पेरेंट्स को कोई चीज बताई जाए तो वो आगे से मतलब फर्स्ट जो आंसर होगा वो ये होगा कि इनको ज्यादा पता है हमारे से। तो वो ये चीजें जो है ना, ये टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम भी तब लगेगा जब हम साथ में कैंपेन रन करेंगे। लाइक मैं आपको एक और बताती हूँ, जब मैं मैंने डिफरेंट इंटरव्यू वगैरह किए, तो कुछ लोगों ने लाइक कहा कि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ने कोई इस तरह के अदारे ही नहीं बनाए हुए, हमारे यहाँ तो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो मतलब कोई हॉस्पिटल ही नहीं है सही प्रॉपर जहाँ पे हम दादा के ट्रीटमेंट करवाए। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे बंडल ऑफ वेबसाइट्स मिली, मतलब जो पाकिस्तान में है और ऑनलाइन सेशन दे रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फर्स्ट उनके सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको बहुत कम पे में या विदाउट पे, मतलब कि आपको वहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ से फर्स्ट सेशन ले सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है। बात ये कि हम लोग वेल अवेयर ही नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम लाइक इस वक्त हम लोगों का लाइक सिंपल सी बात है, फाइनल ये प्रोजेक्ट मिला है मेरा, तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। अदरवाइज मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, मेरी ये फील्ड नहीं थी। लेकिन जिन लोगों की ये फील्ड है, जो इस पे सोच रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट है, उनको चाहिए कि इस तरह की कैंपेन्स रन करें, और बहुत ज्यादा मतलब के तादाद में लोगों को चाहिए कैंपेन्स रन करें, और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करें, जिससे उनके आसपास वाली सराउंडिंग और यहाँ तक कि उनमें खुद में भी चेंज आए और पॉजिटिव चेंज आए, और उससे कुछ सीखें और कुछ जो है ना। अच्छा, मैं ना इसी में ऐड अप करना चाहता हूँ कि ना, अच्छा अगर हम लोग अपनी सोसाइटी में देखें ना, हमें इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली ग्रो किया गया कि जब भी हम कहीं पर भी एडवर्सिटी देखते हैं ना, कहीं पर भी एक वो चीज देखते हैं जो कि एक डिफरेंट चीज है, हमारा पहला रिएक्शन पता क्या होता है? ऑनेस्टली आपको बताऊं, हम लोग अटैक करते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये तो एक बहुत ही
डिफरेंट चीज है, तो उसके ऊपर सब मिलते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली अगर कोई एक पर्सन का एक बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर है, उसको लोग बुली करेंगे, ठीक? क्यों? क्योंकि उसे उस बस क्योंकि बस सोसाइटी है ही ऐसी कि लोग उसको जो है अटैक करना शुरू कर देंगे। होना ये चाहिए। हम लोग का एक क्राइटेरिया पता है क्या है, जो हमें बचपन से दिया गया और हमारे पेरेंट्स, जो हमें पसंद नहीं आ रहा वो गलत है, चला रहे हैं एडवोकेसी, जो हमारा जो हमें अच्छा समझ में नहीं आ रहा, गलत है। हाँ, जो हमें समझ में नहीं आता वो वो गलत गंदा है। है। यस एग्जैक्टली। लेवल पे तो यही कुछ हो सकता होना ये चाहिए, देखें, होना ये चाहिए कि एक ये प्लान है कि जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, हाई स्कूल्स हो गए, इनमें सेशंस होने चाहिए। और जब आप में कोई डिसऑर्डर होता है ना, आपको एक बात बताता हूँ, उस पर्सन को कभी भी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ये डिसऑर्डर है और मेरे एक्शंस बहुत डिफरेंट है बाकियों के एक्शन से। उस बंदे को कभी नहीं पता होता कि मैं इल हूं, ठीक? जो बाकी जो लोग होते हैं ना, उसके दोस्त हो गए, अगर वो ये चीज फील करते हैं कि इसका बिहेवियर यार बहुत अजीब है, कभी इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, कभी इसकी एनर्जी डाउन होती है, कभी ये मारना शुरू कर देता है, कभी एग्रेसिव हो जाता है, कभी इसे बोला नहीं जाता, कभी ये लड़खड़ाता है बोलते हुए, जितने भी सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी के, अगर वो ये चीज फील करते हैं, वो बताएं अपने साइकेट्रिस्ट जो स्कूल में लाइव सेशंस दे रहा है, या बच्चे अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, या साइकेट्रिस्ट जो हाई स्कूल में जो लाइव सेशंस दे रहा है उससे डायरेक्ट बात करें, क्योंकि वो इजीली अप्रोचेबल है। वो साइकेट्रिस्ट पहले नोट करे, वेरीफाई करे, और फिर उस बच्चे के पेरेंट्स से जाके बात करे कि इसको मेडिकेशन की जरूरत है अगर होगी, और इसको प्राइवेटली लाइव सेशंस की जरूरत है, तो काइंडली आप सपोर्ट करें मेरे आइडिया को, और इस पर जो है इसकी थेरेपीज और मेडिकेशंस का प्रोसेस प्रोसीड करें। तो बेसिकली ये होना चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी agree. जी कंटिन्यू प्लीज। I want to share a case of study. मैंने अपनी स्टडीरा में केस स्टडी किया था, तो वो बेसिकली जर्मनी के एक साइकाट्रिस्ट का था। उनके पास एक पेरेंट्स अपनी बेटी को लेके आए, द एज वाज 22 to 24। वो इतनी, मतलब उसको एक तो था, पता ही नहीं था कि यार मेरे साथ मसला है, और अगर बताया तो वो इतनी मतलब एग्रेसिव और इतनी वो एटीट्यूड में थी कि मतलब it takes 3 years to a psychologist and psychiatrist. वो पूरे 3 साल सेशंस लेती रही। इट वाज लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिकॉज इट्स क्रोनिक डिप्रेशन वगैरह। तो वो 3 साल सेशंस लेती रही और उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ना आई थी और ना उसने कुछ बताना था। और उस फिर केस स्टडी में हुआ कि फिर जो साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे वो उसकी बिहेवियर, अपनी कहानियां सुना के झूठी, उसके बिहेवियर को स्टडी कि यार मेरे दोस्त के साथ ये हुआ तो उसने अपने एक्शंस, अच्छा उसने आंखें झपकी या उसके एक्शंस नोट करने, अच्छा उसने ऊपर देखा, एकदम ऊपर देखा, इसका मतलब कि उसके दोस्त के साथ कोई मसला है। इस तरह उन्होंने उस पे अपने वाकयात झूठे बता के उसको डायग्नोज किया कि मसला किसके साथ है, फ्रेंड्स के साथ है। फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं बताएगी क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा था, मैंने आपको याद है मैंने शुरू में कहा था सेशन के कि वो साइकेट्रिस्ट की बात नहीं मानेगा, वो लाइव सेशंस पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी माँ से और अपने बाप से नहीं बात करनी, तो उसने लाइव सेशन जो लाइव सेशंस दे रहा होगा एक अननोन पर्सन होगा, उससे वो कैसे वो शेयर कर सकती है। ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है और ग्रास रूट लेवल पे बहुत लोग चाह रहे हैं कि जी इस मसले का। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम बहुत शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर या डिसऑर्डर्स, तो बहुत बात की बात आती है, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, जो कि बहुत कॉमन है, जिसका हमारे मुआशरे में बात भी नहीं की जाती, और वहीं से बहुत सारे मसले तो वहीं से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। ना सिर्फ हमारी जनरेशन, हमारे से पिछली जनरेशन, मतलब ये मतलब साल डेकेड्स से चलते आ रहे हैं। And that's a very basic thing, and that's called postpartum depression, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, और इस बारे में बात करना इतना अजीब समझा जाता है। हमारी सोसाइटी में मदर का स्टेटस और माँ का एक रुतबा रिलीजियसली और सोशली इतना ज्यादा है कि वो सोच ही नहीं सकते कि माँ अनलविंग हो सकती है, या माँ को ऐसा डिप्रेशन हो सकता है कि शी कैन स्टार्ट हेटिंग हर ओन
newborn, but that happens actually, and that's scientifically very very common. और इंटरेस्टिंगली बहुत, आई एम श्योर यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो तो एग्जैक्ट परसेंटेज बता सकती हैं कि कितनी खवातीन में ये पाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, पहला बच्चा हुआ नहीं, अभी उसका पोस्टपार्टम डिप्रेशन माँ का खत्म हुआ नहीं तो वो अगला बेबी कंसीव करेंगे। आई मीन उसके हार्मोन्स के साथ आप इमेजिन करें व्हाट यू आर प्लेइंग विद हर हार्मोन्स, कि एक हार्मोन अभी उसके बैलेंस हुए नहीं है, वो फिर कंसीव कर रही है, वो दूसरी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स एंड पहला बेबी। आई मीन दैट्स एक्चुअली, मुझे तो यानी अगर आप बहुत इनिशियल लेवल पे बात करें तो दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। अगर हम इस चीज पे बात करके सिर्फ इस चीज को ही मॉनिटर करके चीजों को वो करना शुरू करें ना, बेहतरी की तरफ लाना शुरू करें, तो बहुत सारी जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। बिकॉज जब माँ अनलविंग होती है बिल्कुल न्यू बॉर्न के साथ, और फिर ग्रो करते हुए अगली प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा 1.5 साल का है, हालांकि उस वक्त उस बच्चे का ब्रेन इतनी तेजी से एस्टेब्लिश हो रहा है, या 2 साल का है या 3 साल का है, माँ इज एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी, वो नहीं हैंडल कर पा रही, उस वक्त उसके बिहेवियर और उसके एटीट्यूड टुवर्ड्स द किड्स इतने डेंजरस हो सकते हैं कि दैट किड वो खुद बहुत सारे डिसऑर्डर्स को खुद ही दावत दे देते हैं। ठीक है, एंड एग्जैक्टली ऐड कि पीटीडी जो लास्ट करता है कम से कम मतलब कपल ऑफ वीक्स, बट इट्स लास्ट अप टू 12 months इन अ मदर। और जो हमारा बेसिक और हाई लेवल पीटीडी का होता है वो हमारे हार्मोन इम्बैलेंसेस का हाई टाइम होता है 6 to 8 weeks। विद इन 6 to 8 weeks वुमेन को हम पीटीडी को हमें करना चाहिए ट्रीट, नहीं तो उसके बाद 12 months अगर वो ज्यादा क्रोनिक हो जाए वो बहुत मुश्किल, फिर बाद में एक तो मैंने दोनों बार फेस किया हुआ है, मेरे 2 बच्चे हैं and I have faced it and it is horrible and it actually became very complicated because it was not treated. I had no idea what it is और ये क्या मुझे मसला क्या है। It should be treated at 6 to 8 months. Exactly, तो वो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं फिर मुझे तो, और वो चीजें और फिर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर किड्स, टुवर्ड्स योर स्पाउस, वो इतनी अजीब सिचुएशन हो जाती है कि दैट कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर्स इन नेक्स्ट जनरेशन एंड इवन इन यू। आई मीन जो मुझे लगता है कि बहुत एक बेसिक यूनिट है और एक बड़ी बेसिक चीज है जिससे बेसिकली लाइफ स्टार्ट ही प्रेगनेंसी से है ना। प्रेग्नेंट औरत है, फिर वो उसका बच्चा हो रहा है, अगर वहीं पे अगर एक मसला आ गया है और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा या उसको प्रॉपरली, अव्वल तो एड्रेस ही नहीं करते, उसके ट्रीटमेंट या उस तरफ तो जाने की बात है, उसको रियलाइज ही नहीं करते कि ये कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। हमारे यहाँ तो उस पर पर्दा डाल देते हैं, नहीं इस बारे में तो बात ही नहीं करनी। So this is also type of stigma, na? So, sorry, हाँ exact। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हाजरा ना स्टिग्मा नहीं, मुझे तो ये लगता है कि दे डोंट बिलीव इट। हमारे से पिछली जनरेशन की खवातीन और क्या सोसाइटी They don't want to, क्योंकि एक बहू अगर हम उसका डिप्रेशन, यानी मुझे हमेशा ये फीलिंग आई कि they don't believe it कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या इस तरह हो सकता है। हमारी सोसाइटी तो वो चाहते भी नहीं होंगे कि wanted to believe, हम उसको डिप्रेशन का इलाज कराएं कि रोटियां पकवाएं, सिंपल बात। एग्जैक्टली So it is complicated। यानी मुझे लगता है और बहुत सारे, अच्छा एक इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर पे बात हो रही थी, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम लूं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपको लगता है क्या कोई एक शख्स थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करने पड़ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट जस्ट टू उसको बेसिकली साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। एक आई एम सॉरी मे बी बहुत पर्टिकुलर केस हो जाएगा या फ्यू केसेस जो मेरी लाइफ में गुजरे हैं, ऑल्दो आई हैव नो डिग्री इन साइकोलॉजी बट इट्स माय इंटरेस्ट, तो मैं पढ़ती बहुत हूँ इसके बारे में इन जनरल। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन सा डिसऑर्डर है एंड दैट इंटरेस्टिंगली वो डिसऑर्डर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ले आते हैं within the family and that's called NPD। I'm sure psychiatrists हैं, कुछ पता होगा, narcissistic personality disorder। अच्छा, उसमें उसका जो एक बड़ा स्पेसिफिक है कि मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन उनमें उनकी जो फैमिली ट्री होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर,
जिस शख्स को होता है उनके फैमिली ट्री में, फिर एक जो शख्स होता है दैट्स कॉल्ड स्केपगोट और अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, कि उस पे हर चीज का ब्लेम जाता है। ठीक है, गुड और बैड बचपन से या इस तरह ये चलता है। इंटरेस्टिंगली बहुत सारे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स प्ले करते हैं कि वो जो स्केपगोट है उसको बाइपोलर है, एंड दे कैन इवन सिनेरियो से प्रूव कर देते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट टू एक्चुअली फिगर आउट कि बंदे को बाइपोलर है या इसके पेरेंट्स में से किसी को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो जस्ट अ रैंडम केस जो मेरे जहन में आया था, एंड इट इज क्वाइट कॉमन। I want to add narcissist and bipolar disorder. Narcissists are hypersensitive, but they don't want to someone's empathy or object consistency. लेकिन जो bipolar disorders है, they don't have that hypersensitive behavior. They can need to be a empathy or sympathy of one. That is the difference between them. लाइक हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्ट से ना, सो स्टार्ट से एक और बात मैं कहती हूँ, लाइक आजकल डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में अगर हम रेशियो देखें तो डे बाय डे ये इंक्रीज कर रही है। और जब ये लाइक एक डाइवोर्स हो रही है किसी पेरेंट्स की या किसी की, तो उनके जो सबसे ज्यादा सफर करने वाले जो मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, पर्सन होते हैं, वो उनके बच्चे होते हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है, तो ये एक चीज है कि स्कूल लेवल के ऊपर, बिल्कुल मतलब कि स्कूल लेवल के ऊपर इस तरह की एक सिस्टम होना चाहिए, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट है आपका, वहां पे ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप मतलब कि स्टूडेंट्स जो है वो जाके वहां पे बात करें, और उनको टीचर्स को पता हो कि जो बच्चे जो है ना वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मेंटली स्टेबल नहीं है, उनको एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है, या फिर उनको किस तरीके से हम इन्वॉल्व करें डिफरेंट एक्टिविटीज में, उनका मतलब स्ट्रेस दूर करें, टेंशन दूर करें। अगर ये उनका टेंशन और स्ट्रेस दूर नहीं किया जाएगा बच्चों में, तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखा गया है कि वो पेरेंट्स जिनकी जो है लाइक डाइवोर्स वगैरह हो जाती है, उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और तो वो जितने मर्जी इसके बावजूद। तो ग्रास मतलब कि हम बात करें ना कि बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए, तो स्कूल लेवल पे भी ये होना चाहिए कि जहाँ पे हम बात कर सकें। यहाँ तक है कि फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों की तरफ वो देखें कि ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे नहीं है उनके साथ, किसी के साथ तो होंगे ना, फादर के साथ होंगे, मदर के साथ होंगे, किसी ना किसी के साथ तो वो होंगे ना बच्चे, तो जो भी उनको लुक आफ्टर कर रहा है या उनको फैमिली मेंबर उनको लुक आफ्टर कर रहा है, उनको चाहिए कि उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉपर जो सा है वो फोकस करें, और उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन देखें। और सॉल्यूशन तो बेसिकली यही है कि या तो उनको खुद से ट्रीट करें, अगर खुद से नहीं कर सकते तो उनको साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास लाजमी लेकर जाएं, ताकि वो वहां पे अपनी बात शेयर कर सकें, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वहां पे कर सकें। अच्छा, ये मतलब कि अगर हम बात करते हैं ना बिल्कुल इनिशियल लेवल की, तो स्कूल्स में जो क्लास है, क्लास के अंदर जो स्पेशली जो क्लास टीचर होती हैं, या जो फॉर एग्जांपल से हम ज्यादा फ्रैंक होते हैं, हमारी पीटी टीचर होती है ना, लाइक जो हम ज्यादा गेम के साथ मतलब होता है, तो उनको उस तरह की अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो जो है ना बच्चों को इन्वॉल्व कर लें, वो अपने साथ उनको इस तरह से कर लें कि उनको ना वो बात जाके शेयर कर सकें, उनके अंदर जो माइंड में चल रहा है ना वो डिस्कस कर सकें। और फिर फर्दर उन स्कूल वालों को चाहिए कि उनके पेरेंट्स के साथ बातें डिस्कस करें, प्रॉपर मीटिंग रखी, जैसे कि पढ़ाई के लिए मीटिंग रखी जाती है, आपके बच्चे ने इतने नंबर लिए, आपका बच्चा फेल हो गया, आपने बच्चे ने टॉप कर लिया, इसी तरीके से एक मीटिंग इस तरह की होनी चाहिए जहां पे वो बात करें कि आपके बच्चे के साथ ये मेंटल हेल्थ इश्यू जा रहा है, इसको ये प्रॉब्लम हमें लगता है, या पेरेंट्स जाके बताएं कि हमारे घर में ये सिचुएशन चल रही है, तो मेरे बच्चे को ज्यादा केयर की जरूरत है, इसको उस हिसाब से लेके चलें। लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, तो ये स्टार्ट होना चाहिए। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? आई एग्री, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, वहां पे कई बार चीजें अच्छा, मोस्टली मेरा जो ख्याल है, नॉर्मली जो बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं, अनलेस जेनेटिक हो, कुछ डिसऑर्डर्स जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर फैमिली में रन करते हैं तो आपके आगे आने के जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो होते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स आर एनवायरमेंटल बेस्ड ना, कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में रहते हो। तो अक्सर मसला ये होता है कई बार बच्चों में, जो आपको लगता है, या स्कूल वाले जाहिर है बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें मसला ये होता है कि बच्चे से ज्यादा प्रॉब्लम उसके घर और घर में होता है। दैट इज एक्चुअली ट्रिकियर। पर वो बच्चे को ब्लेम करते रहेंगे घर वाले, एंड दे वुड लाइक कि जी बच्चा जो है उसको साइकोलॉजिस्ट या उसको मसला है। बेसिकली कई बार इफ अ पेरेंट इज अ डिसऑर्डर्ड पर्सन सपोज, देन इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज उनके लिए स्कूल में तो बच्चा इज डिफरेंट। अब बच्चे को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, अब वो स्कूल वाले तो ऑफ कोर्स आप
समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि इसको लेके जाएं, बट प्रॉब्लम अगर इट्स इन द हाउस तो फिर दैट्स ट्रिकी। तो स्कूल में अगर लगेगा कि इट्स डिफरेंट, बच्चा डिफरेंट है, अब वो डिफरेंट क्यों है? ऑफ कोर्स उसके पेरेंट कोई एक नॉर्मल नहीं है, वो डिसऑर्डर्ड है, ठीक है ना। यहाँ बात आती है ना अवेयरनेस की। एग्जैक्टली अब वो पेरेंट्स तक पहुंचना और उनको किसी वो कैसे, अब सपोज अगर हेड ऑफ द फैमिली या बाप जो है वो डिसऑर्डर्ड है तो फिर तो बड़ा ट्रिकी हो गया, बिकॉज फाइनेंसेस भी उसके हाथ में है, ठीक है। बच्चे और घर का माहौल जैसा भी अब उसकी वजह से है तो वो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी ये चीजें काफी ट्रिकी हो जाती हैं फिर। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो साथ में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त फिलहाल कितने लोग हैं, हम तकरीबन 9-10 हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से ये चीज सीख के जाएं कि जब हम लोग मतलब कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे या फिर आगे जा बढ़े होंगे तो हम फॉर एग्जांपल खुद मेंटल हेल्थ इश्यू से मतलब 2-4 होंगे, लेकिन हमने बाकी लोगों को भी देखना है, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी देखना है कि वो हमारी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हमारे बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, या अपना सोच के मतलब अपना सोचने के साथ साथ दूसरों का भी सोचना है। तो ये स्टार्ट होता है हमारी यूथ से स्टार्ट होता है। Probably that was the reason जो मैं कह रही हूँ कि मेरी डिग्री नहीं है, बट आई लाइक टू रीड a lot about psychology और बहुत सारी चीजें, बिकॉज शायद मैंने अपने इर्द गिर्द इस तरह की चीजें देखी हैं बहुत ज्यादा, और डिप्रेशन से तो खैर मैं खुद बहुत गुजरी हूँ। तो वो एक आपको you have that सेल्फ डायग्नोसिस वाला जो एक बीमारी होती है कि यू वांट टू डायग्नोज कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है, यू स्टार्ट रीडिंग। बहुत अच्छी बात है, स्टडी करना चाहिए। तो एनीवे बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सारी डिस्कशन। अच्छा, ऑल वी हैव टू डू ये कि हमने ना अपना काम नहीं छोड़ना। लाइक हम जो कर रहे हैं ना स्ट्रगल नहीं छोड़नी। आज फेल हुए हैं, कल हुए हैं, एक परसों हुए हैं, कभी तो हम उसमें सक्सेसफुल होंगे ना। अगर उसमें नहीं होंगे तो किसी और चीज में जरूर हो जाएंगे, उसी से कुछ ना कुछ सीख। अच्छा, फेलियर से ही सीख जाएंगे। अच्छा इंटरेस्टिंगली जो दानिया बात कर रही थी, खुद सुनोगी तो लोग तुम्हारी सुनेंगे, आप अपने आप को खुद नहीं सुनोगे तो कौन कोई किसी को क्या पड़ी आपकी सुनने की। एग्जैक्टली सेल्फ वर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली सेल्फ वर्थ जो है ना दैट्स द की, बिकॉज आप अपने आप में जितना कॉन्फिडेंट होते हैं, आप अपने आप को जितना कैपेबल समझते हैं, दुनिया उतना ही समझती है। एग्जैक्टली अच्छा, हम लोगों ने जो डिफरेंट डिस्कशन किया इसमें मतलब के फराह महवी जो है बीइंग अ मदर, उन्होंने बीइंग अ हाउसवाइफ उन्होंने डिस्कस किया। लाइक अबू बकर ने आर्टिस्ट के तौर पे किया। मैंने कुछ जो है उसमें डिफरेंट तरह के लाइक स्टूडेंट्स वगैरह का बिजनेस वगैरह से रिलेटेड किए। मुझे उसमें लाइक डिफरेंट तरह की बातें सुनने को मिली और इंशाल्लाह हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इससे डिफरेंट तरह की चीजें मिली होंगी सीखने के लिए। और ये सब चीजें हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद भी यही है, ताकि जब लोग इससे गुजर रहे होते हैं ना तो वो ये ना सोचे कि मैं ही, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो ये जो मैं ही है ना, इससे डिप्रेशन का समझ लें बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है काम ना। हमने ये नहीं सोचना, हमने सोचना जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो ना, हमने सोचना अपने ना पीछे हुए लोगों को देखना। लाइक हमने उन लोगों को देखना है जो हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना जो हमने पहले जैसे बात की कि अगर हम किसी को समझेंगे तो हमें समझा जाएगा। अगर तुम्हें कोई बेवजह के मार भी रहे ना तो समझो यार उस वक्त हर एक इंसान अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है, तो उसकी कोई सर्कमस्टांसेस होंगे जो उसने यूं किया। कोई जितना भी कितना बुरा हो जाए, किसी एक इंसान की कहानी में तो वो अच्छा होगा ही। यहाँ ये अगर हम सोच रखें तो हमारे मसले आधे से ज्यादा खत्म हो। एग्जैक्टली मैं इसमें एक और बात शेयर करती हूँ। वही है ना अगर एक चीज मतलब अगर हमारी सोसाइटी में एहसास पैदा हो जाए ना, तो बेशक रिश्ते का ताल्लुक ना भी हो, हम अगले के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। हम अगर सिर्फ एक एहसास पैदा होना शुरू हो जाए। आज हमारे ताल्लुकात भी होते हैं, रिश्ते के ताल्लुकात भी होते हैं। हमें क्या होता है कि हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें अगले को, हम किसी तरीके से अगले को टॉन्ट मारते हैं, अगले को डीमोटिवेट करते हैं। उससे क्या होगा, हम अच्छा फील करेंगे। हमारी सोच ये है। तो इस सोच पर काम करने की बहुत जरूरत है। बस प्रोडक्टिव पर्सन और पॉजिटिव पर्सन आप बन जाओ, बहुत कुछ चेंज हो सकता है सर, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अच्छे कि ज्यादा से ज्यादा साथ अबू बकर हम लोग ईगो सेंट्रिक बहुत ज्यादा,
हमें दूसरे की टॉन्ट करके, दूसरे पे हंस के, दूसरे को बुली करके अपने आप को पता नहीं कौन सा किंग और जी मैं तो ये और मैं मेरी जात बहुत बड़ी होगी। अगर हम इस चीज को नोटिस करें एक गैदरिंग में, अगर हम ये चीज अब कोई भी गैदरिंग हो तो यू हैव टू बी नोटिस, आप कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि यार कोई भी किसी पे टॉन्ट करे ना, वो अपने आप को बहुत ही कोई पन्ने कहाँ समझेगा, लेकिन उस वक्त जो बाकी बैठे होंगे वो उसको बहुत ही, हम अपने आप को उस वक्त नहीं समझ रहे कि यार हम अपने आप को बहुत अच्छे समझ, लेकिन बाकी जो गैदरिंग में लोग हैं हमें बहुत बुरा समझ। हम अपनी तस्कीन के लिए, हम अपनी ईगो अना की तस्कीन के लिए दूसरे को बेइज्जत तो कर देते, लेकिन खराब हम होते। अच्छा, ये अबू बकर ने बात की कि हमें दूसरे के एहसासात को समझना चाहिए। मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। तो एक मैंने ना स्टूडेंट का इंटरव्यू किया एंड ही टोल्ड मी कि उसके सेशन में तकरीबन 3 से 4 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की और वो मतलब कि वो सक्सेसफुल हो गए अनफॉर्चुनेटली। सो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। अब मैं बात करती हूँ एहसास की। अगर उसके क्लास में अगर वो फैमिली में नहीं सेट था, नहीं वो मतलब कि प्रॉपरली हो पाया था, कि उसकी क्लास में ही कोई एक शख्स भी देख लेता, उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता, अगर उसका टीचर कोई उसकी तरफ तवज्जो दे देता, तो मे बी वो जो 3-4 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स की थी वो ना होती। ठीक है, हम बात करते हैं साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट जो है दोनों ही हर इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, लेकिन इन केस कि अगर मतलब साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो एहसास जो है साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट ने ही नहीं करना, बल्कि उसके आसपास वाले एनवायरनमेंट के सारे लोगों ने भी करना है। इसी तरीके से मेरे लिए वाकई में अभी तक मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, जैसे उसने बात बताई, तो वो एक बहुत बहुत अजीब सी किस्म की बात है कि कोई बंदा अपनी जान गवा देता है और आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप उससे पूछ लो क्या हाल है। मतलब इंसान को इस बातों से बहुत सुकून मिलता है ना, तो ये एक चीज है जो होनी चाहिए। इसी तरह से अगर अच्छा हाजरा, आपको पता है आपको पता है जब 90% जब कोई पेशेंट वगैरह आता है साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास, तो 90% केस में क्या ट्रीटमेंट होती है, उसमें आप शॉक होंगे, उसमें ये ट्रीटमेंट होती है कि एक पर्सन इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ एडजस्ट कराना, ना कि उसके व्यूज बदलना, ना कि उसको गलत कहना, बल्कि उसको सोसाइटी, ज्यादातर केसेस में अबाउट 50% केसेस में हमें पेरेंट्स, पीयर ग्रुप और रिलेटिव्स को चेंज करना पड़ता है। हमें पता है, आप जहाँ पे भी जाके पढ़ लें, रिसर्च कर लें, ये बात 90% है कि आप 90% केसेस में एक इंसान की सोसाइटी के साथ सिर्फ एडजस्टमेंट कराते हैं, ना कि सोसाइटी को गलत कहते हैं ना उस पर्सन को, दोनों की बस एडजस्टमेंट नहीं होती। हम क्या करते हैं, यार तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे, कभी हमने किसी को समझा ही नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट कराते हैं, ना ट्रीटमेंट होता है, ना कोई उसको बीमारी, ये सारी बीमारियां सिर्फ एडजस्टमेंट की। सोसाइटी के लिहाज से कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहा अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, कोई और अपने कोई व्यू पॉइंट या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई इस तरह का देखा हो या फिर किसी और को देखा हो कि जो इस तरह से गुजर रहा था, ताकि लोगों को इससे बहुत पावर मिलती है दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन के, वो खुद जो है वो होते हैं कि हाँ मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ भी कोई मतलब या मेरे पहले भी कोई इस तरह से गुजर चुका है। अच्छा हाजरा, मैं एक चीज इसमें जो सारी डिस्कशन आप लोग कर रहे हो ना, इसमें जो आई मिस इट के यार बीइंग अ मुस्लिम, मेरा नहीं ख्याल कि जो ये चीजें हम लोग इस तरह से डिस्कशंस कर रहे हैं, लाइक हमारी सोसाइटी का ये बिहेवियर है, हमारी सोसाइटी ऐसे जा रही है, तो बीइंग अ मुस्लिम अगर हम अपनी ही इस्लाम को फॉलो करते हुए अगर हम उसकी इखलाकियात जो बेसिक चीज है, जो हम सिर्फ नमाज और उसके ऊपर एम्फेसिस करते रहते हैं, मेरा ख्याल है अगर इखलाकियात के उस मौजू को आप थोड़ा सा डोमिनेट कर दें उसके ऊपर, तो डोंट यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और ये जो सारी चीजें, ये टॉलरेंस और ये जो ईगो और ये टॉन्टिंग और ये सब चीजें, एहसास जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे इस्लाम के अंदर, और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। हमारे जो छोटे स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनके जहनों में भी, मतलब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी का ओवरऑल मुशाहिदा करें तो हमें तो ये सारी टीचिंग्स ऑलरेडी मिलती हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी सोशल जो एक लाइफ है उसमें हमारा बहुत अच्छा सेटअप है, हमारी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसकी अगर आप पॉजिटिव चीजें देखो तो बच्चों को बहुत सी चीजें, बहुत पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की। हमारे बड़े जो हैं वो एक बहुत स्ट्रेंथ हैं,
ऐसे बच्चों के लिए जो उनका जहन वो उस तरफ डिप्रेशन की तरफ बच्चा आ ही नहीं सकता अगर वो एक ऐसे माहौल में से निकल के आता है ना, मतलब जिसके पास बड़े भी हैं वो उसको अपने एंसेस्टर्स के साथ एक कनेक्शन बना के रखते हैं। फिर आपको बहुत सारी वैल्यूज का पता लगता है। बहुत वो कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो आपके कहने से नहीं बल्कि जो आप कर रहे होते हो, जो आप एक्ट कर रहे होते हो ना, उससे सीखता है। आप जो बोल रहे होते हो उससे नहीं सीखता है बच्चा। आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे ना तो वो नहीं समझेगा, लेकिन जो आप एक्ट करते हैं उसके सामने वो उससे बहुत चीजें समझ लेता है। तो आई आजकल एग्री के तो सादिया, माशाल्लाह हमें पेरेंट्स भी बहुत पढ़े लिखे और बहुत माशाल्लाह इंसेस्टर्स से बहुत समझदार ज्यादा हैं। एथिक्स सीखने को मिलते हैं, बट अगर इंसेस्टर्स मतलब ट्रिगर ना करें, मतलब आई नो डाउट आई एग्री, इंसेस्टर्स से बहुत आपको एथिक्स, सबसे ज्यादा आपकी जो एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स और सोशल एथिक्स सीखने को मिलते हैं। बट कहीं जगह पे ऐसा होता है, ज्यादातर हमारी सोसाइटी में जो इंसेस्टर्स हैं, नहीं तुमने नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हमें अपने इंसेस्टर्स को भी और अपने ग्रैंडफादर्स और फादर्स को भी समझाना चाहिए कि एक्सप्लोरेशन सबसे बड़ी चीज़ है एक चाइल्ड की ग्रोथ में और डेवलपमेंट। जब तक वो खुद मिट्टी में खेल के एक्सप्लोर नहीं करेगा, उसको पता नहीं लगेगा, वो तब एग्जैक्टली तक उसके अंदर मैं आपकी बात को ही क्रिएटिविटी आएगी। मैं आपकी बात को ही आगे प्रोसीड करना चाहूंगा। एंसेस्टर्स की जो बात आ गई है, देखें एक होते हैं सेट ऑफ रूल्स जिनकी बेस पर जिंदगी गुजारनी चाहिए है, जो एथिकली करेक्ट होते हैं। ठीक, मैं एक मुशाबत देता हूँ समझाने के लिए। एक गेम है, फर्ज करें कैरम बोर्ड है या स्नूकर है। स्नूकर एक अच्छी एग्जांपल है। एक स्नूकर है, उसके अंदर होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इनके मुताबिक आपने खेलना है या आगे प्रोसीड करना है, चलना है। ठीक, अब उस सेट ऑफ रूल्स के अंदर रहते हुए आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको इजाजत देनी चाहिए कि आप एक्सप्लोर करो। बट इंस्ट्रक्शंस गेम की और सेट ऑफ रूल्स गेम के पहले आपने बता दिया। सिमिलरली लाइफ में आप आते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स और जो पेरेंट्स हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो आपको बता देने चाहिए कि बेटा ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये हमारे ट्रेडिशंस, ये हमारे रिलीजन है, इसके सेट ऑफ रूल्स ये हैं, इसमें जो कुछ आपने एक्सप्लोर करना है वो बच्चे ने खुद करना है। एक्सप्लोरेशन से हम लोग कभी नहीं रोकना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने से कभी नहीं रोकना चाहिए। जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, जिस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, उनको करना चाहिए। कुछ सेट ऑफ रूल्स रख देने चाहिए जिनको ज़हन में रखते हुए वो गेम को प्ले करें। अच्छा, मैं इसका एंड करना चाहूंगी और बिफोर एंडिंग मैं पूछना चाहूंगी जो ये कैंपेन मैंने रन की है, इससे आप लोगों को एक मतलब बीइंग अ ऑडियंस आप लोगों को कोई फायदा हुआ या आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि मतलब कोई पॉजिटिव चीज आपको मिली हो या सोचा हो कि ये जो चीज हो रही है ना लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह जो है ये वाकई में इम्पोर्टेंट है, या कोई एक पॉजिटिव फैक्टर आपको मिला हो, सो प्लीज मुझे बताइएगा। जो भी मैंने कैंपेन रन की है मैं इसका सिर्फ फीडबैक आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इस कैंपेन से आपको कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज मिली हो, सो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं कंक्लूड कर सकूं कि जो मैंने तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने का प्रोसेस था सारा, इसके अंदर जो भी मैंने काम किया इज इट फ्रूटफुल या फिर इसमें कोई कमी रहेगी। ताकि कमी रहेगी तो ये भी लाजमी बताएं ताकि जो नेक्स्ट आने वाले लोग हैं वो भी इसके ऊपर वर्क करें। और यार कमी तो मुझे इतना डीपली आपने क्या किया नहीं, मैं आप अप्रिशिएट करूंगी, बट मैं आपको एक और कहना चाहूंगी कि यार आपका फाइनल प्रोजेक्ट था, आपने महीने के लिए किया, यार आपकी सोसाइटी को इस महीने की जरूरत नहीं थी, आपकी सोसाइटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं आपको बहुत ज्यादा इस पे इन्हांस करना चाहूंगी अपनी भी कैपेबिलिटीज और आपकी भी, कि यार इस काम को अगर आपने कोई चीज शुरू की है तो आपको तो सिर्फ महीने की जरूरत थी क्योंकि आपने वो सबमिशन करानी, लेकिन इस सोसाइटी को जिंदगी अवेयरनेस की जरूरत है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। मैंने इसे ये सीखा है मैंने इसे ये सीखा है कि ये जो सारा प्रोसेस है इससे जो है ना इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं कर देना। अगर फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस बनाना स्टॉप कर दूंगी, इंटरव्यू देना स्टॉप कर दूंगी, पोस्टिंग स्टॉप कर दूंगी, लेकिन मैंने वो जो केयर है ना वो स्टॉप नहीं करनी। मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस स्टिग्मा को रोकने के लिए बाद में भी कोशिश करती रहूं। किसी को कोई प्रॉब्लम देखती हूँ तो उसको मैं बजाय कि मैं उसको कहूँ कि नहीं
यार आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़े लेवल पे या छोटे लेवल, लोगों को Small यार level अपने पे, like, घर for example, अपने आप से start को कर दूंगी। ठीक करना शुरू करो, सब ठीक हो जाए। ये नहीं बस पढ़ा और जो पढ़ा है और वो किताबों में फाड़ दिया, अपने आप से ये चीज और काउंसलिंग और घर वालों को ये चीजों समझो, दूसरों को समझो। हाजरा वो तुम्हें समझेंगे, एहसास प्यार, ये बहुत सोसाइटी में बहुत कमी है इन चीजों की। सोसाइटी को ये मिल गया, सोसाइटी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर देगी। एग्जैक्टली डॉक्टर आमिना, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं खुद भी कोशिश करूंगी और लोगों को भी मैं यही एक मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को पहले सही करें, उसके बाद जो उनसे अपनी सोसाइटी, अपने घर वाले, अपने बहन भाई, उनमें देखें कोई कमी है, मतलब कमी मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड है तो उसको ट्रीट करें, उसको ट्रीटमेंट करवाना है तो डोंट शाय, जाएं आप, इजी होके जाएं, करवाएं। बिल्कुल ही वैसा ही है जैसा कि आपको खांसी बुखार की दवाई लेने जाते हैं, बिल्कुल ही और एक वैसा ही है। बार कहना चाहूंगी कि ना हमारे घर वाले सुनते हैं कि यार हम किसी को भी कहें, पेरेंट को या फैमिली मेंबर को, यार आपको मसला है, कोई भी नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं सुनता। आपने उनके साथ एक स्पोर्टिव आर्ग्यूमेंट पेश करना है दलाइल के साथ कि यार ऐसे तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे। 3-4 दिन उनके साथ अगर आप अपना रवैया ठीक करके उनकी कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को आप करेंगे, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देंगे, तो उनको भी फील होगा और वही आपके सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट सपोर्ट होगा, दलाइल होंगे उनके लिए, जो फिर आपकी उन बातों में आके वो आगे फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए जाएंगे। नहीं तो कोई भी किसी को भी कहो, कोई भी मुंह उठा के मान ही नहीं, वो कहता तू मेरे पागल कह रही है, तू मेरी गल्ला में पागल। वो लिटरली हमारी सोसाइटी में यही होता है। तो हमें उनको कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट और दलाइल के साथ बताने के, नहीं यार आप में मसला है, ये मसला ऐसे ठीक होगा। एग्जैक्टली। सो आप सबकी यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये जो हमारी वीडियो है इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और हम यहाँ से जाने से पहले ये सोचते हैं कि हम आगे भी फर्दर भी इस पे काम करते रहेंगे। और दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कैंपेन। लाइक कैंपेन वैसे बहे नाम तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए एंड वी शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और अपना बहुत ख्याल रखें। इसमें सिर्फ लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि बस बात करना नहीं छोड़ना। इफ यू फील लाइक इट यू हैव टू बी हमने लोगों को ये चीज नॉर्मलाइज करवानी है कि गोइंग टू लुकिंग फॉर अ साइकोलॉजिकल हेल्प इज नॉर्मल एंड वील हैव टू। और वो इसी तरह होगा जब हम मुसलसल आउट लाउड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात करते रहेंगे, तब जाके, क्योंकि हमारे से पिछली इवन हमारी जनरेशन में भी मैं तो आई एम 35 years old, तो इवन मेरी जनरेशन और मेरे से पिछली जनरेशन में साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात करना was not possible। लेकिन आई वुड रियली लाइक कि आगे आप लोग और बात जरूर करते रहें, just keep it alive। तो उससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा कि हमने इस इशू पे बात करते रहना है। एग्जैक्टली हाजरा, मैं आपको कहना चाहूंगी कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपके हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ होंगी, जब भी आपको चाहिए और मुझे लिंक भेज दिया करें, मैं आ जाऊंगी। बाकी आई अप्रिशिएट योर वर्किंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका इतना कह देना ही बहुत है। सो थैंक यू सबके लिए कि सब लोग आए और अपना टाइम निकाला और इस चीज़ में पार्ट लिया। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा और वो अपनी बल्कि हमें आपका थैंक यू कहना चाहिए कि आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया और हम इसका हिस्सा बने। सो हमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।